अभी हम लोग देखने जा रहे हैं गोल्डन प्लेटिनम 5 के केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये कह रहा है, अ कंपाउंड एक्स वाई जेड, कोई एक कंपाउंड है एक्स वाई जेड एटम से मिलकर के बना हुआ है, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको दे रखा है। जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है, जैसे एक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे कितना दिया हुआ है, एक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे दिया हुआ है प्लस ए, एक्स का प्लस ए, वाई का कितना दिया हुआ है, y का मुझे दिया हुआ है माइनस का b, और z का कितना दिया हुआ है, z का मुझे दिया है माइनस का c। ठीक है। और जो मेरा एटम है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन है एक्स एम वाई एन, वाई एन और जेड आर, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो हमसे पूछ रहा है कि हमें करेक्ट रिलेशन बताना है। तो हमें पता है कोई भी हमारा कंपाउंड होता है उस पे हमारा नेट सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है। तो हमें भी वही करना है, हमें नेट सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो करना है वो किसके बराबर करना है, जीरो के बराबर करना है। तो हम लोग किसी भी एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखते हैं, उसके जो बेस में नंबर लिखा रहता है वो, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से। जैसे एक एक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है, तो अगर मैं एक्स के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक्स के लिए लिखूंगा ए मल्टीप्लाई बाई एम, यानी ए एम लिखूंगा। फिर प्लस, फिर मैं क्या करूंगा, जो y के बेस पे लिखा हुआ है, तो y के बेस पे मेरा क्या लिखा हुआ है n, और y का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, माइनस का b। करेक्ट। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, z के लिए लिखूंगा, z के हमारा बेस पे क्या लिखा हुआ है, r, तो R लिखा मैंने, और Z का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का C हो जाएगा। ठीक है। तो अब वो माइनस का C यहाँ प्लस होता, तो वो माइनस के C जब इधर आएगा तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये माइनस बी और प्लस मिल करके यहाँ क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस का एन बी। और इन सब का सम किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। तो मुझे दिख रहा है कि मेरा ए एम माइनस एन बी माइनस आर सी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो अब मैं क्या करता हूं, ए एम को लेफ्ट हैंड साइड ही रहने देता हूं, बाकी टर्म को, इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड लेके चला जाता हूं। तो क्या हो जाएगा, एन बी प्लस आर सी। ठीक है। तो ये मेरा क्या आएगा, एक्सप्रेशन आएगा ए एम के टर्म्स में। तो मेरा ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, HCN दिया है और HNC, हमें दो कंपाउंड दिया हुआ है। और यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बताते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये साइनाइड का हो जाएगा और ये मेरा आइसोसाइनाइड का हो जाएगा। यहाँ कार्बन जो है वो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा, यहाँ नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। तो हमारा कंसेप्ट ये करता है कि जब कभी भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं नहीं गिना जाता है। यानी जब कभी भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो हम उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते टाइम। तो अब अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है तो पहले मैं कंपाउंड 1 पे लिख लेता हूं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरा कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो कार्बन पे आएगा -1 और हाइड्रोजन पे +1 आएगा। कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड है। और इस पे क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो कार्बन पे ओवरऑल कितना आएगा, +2 आ जाएगा। कार्बन पे ओवरऑल +2 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें अगर बात करें तो इसमें नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, पर यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग नहीं गिनेंगे। क्यों, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ बना हुआ है, इसलिए हम लोग इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। तो कितने बॉन्ड बचे, 2 बॉन्ड बच रहे हैं। तो 2 बॉन्ड बच रहे हैं, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो -2 हो जाएगा, और कार्बन जो होगा वो +2 हो जाएगा। इसी वजह से मेरा जो कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो कितनी आ रही है, +2 और +2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है द पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग मेटल्स इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें वो बताना है, वो मेटल बताने हैं जो हमारे किस में हो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड का हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे अगर मुझे यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्स मान लेते हैं हम लोग जिसका निकालना है,
अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का हम लोग बाय डिफॉल्ट कितना लेते हैं, -2 लेते हैं, ठीक है ना। और कितने नंबर ऑफ एटम्स है ऑक्सीजन के, 2 बराबर, अगर कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर देंगे, तो ये मेरा कितना आएगा, -4 इक्वल टू 0। तो मेरा Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आयरन का अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे आयरन का कितना आ जाएगा, क्योंकि मेटल पे पूछा है इसलिए हम सिर्फ मेटल का निकाल रहे हैं। तो अगर आयरन का मुझे चाहिए रहेगा तो आयरन का x मान लूंगा। क्लोरीन का मेरा कितना होता है, -1 होता है, और कितने एटम है, 3 एटम है, तो -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3 बराबर 0। तो मेरा x किसके बराबर आ जाएगा, +3। तो यहाँ पे आयरन +3 में है। यहाँ MnO4 माइनस है, तो MnO4 माइनस के लिए मैं क्या करूंगा, Mn को मान लूंगा x, ठीक है ना, इसको मैं क्या कर दूंगा, x मान लूंगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 4 एटम है, ठीक है, 4 एटम है और एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, तो 4 पे कितना हो जाएगा, -8 इक्वल टू, अब मेरा 0 नहीं होगा क्योंकि बाहर पे एक माइनस चार्ज है, तो इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से मेरी x की वैल्यू आएगी +7, ठीक है। अब जब इसके लिए निकालूंगा क्रोमियम के लिए, तो क्रोमियम के लिए इसको मैं x मानूंगा, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -2 तो दो ऑक्सीजन का -4 हो जाएगा, एक क्लोरीन का -1 तो दो क्लोरीन का -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है बाहर कंपाउंड के, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं इसका, यहाँ पे आयरन का निकालेंगे तो आयरन के लिए आयरन का x मानेंगे, Cn का कितना हो जाएगा, Cn का हम लोग -1 लेते हैं, तो एक Cn का -1 तो 6 Cn का -6 हो जाएगा, और इक्वल टू बाहर साइड हमारा चार्ज है इसलिए इक्वल टू के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, -3 लिखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, यहाँ x की वैल्यू मेरी आ जाएगी +3, ठीक है। सिमिलरली जब कोबाल्ट के लिए निकालेंगे तो कोबाल्ट के लिए मेरा कितना आ जाएगा, एक Cn का -1, एक Cn का -1 तो 3 Cn का -3 इक्वल टू 0, क्योंकि बाहर कोई चार्ज नहीं है, तो x इक्वल टू +3 आ जाएगा। इसी तरीके से निकल का भी निकाल लेंगे, कोबाल्ट का भी निकाल लेंगे, ठीक है, सिंपल सा है। तो यहाँ हम सबका निकालेंगे तो हमें देखेंगे जो मैक्सिमम नंबर हमको देखने को मिलेगा, वो मैक्सिमम नंबर हमको MnO4 माइनस में देखने को मिलेगा और CrO2 Cl2 में देखने को मिलेगा। देखिए Mn का हमारा कितना आ रहा है, +7 आ रहा है, तो +7 हमारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और सिमिलरली हमारा अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ +6 आ रहा है, ठीक है ना। तो +7 और +6 हमको देखने को मिल रहा है, तो मेटल जो भी है यहाँ पे उन सब में सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिल रहा है, +7 देखने को मिल रहा है और +6 देखने को मिल रहा है। देखिए मैक्सिमम हमारा कौन बनाता है, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सोचे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम बनाता है, कितना, +8, उसके बाद क्या बनेगी, +7 और +6। तो हमें दिख रहा है ऑस्मियम, तो यहाँ कोई ऑस्मियम हमको दिख नहीं रहा है, यानी इसके बाद मैक्सिमम जो जाएगा वो +7 में ही जाएगा या +6 में ही जाएगा। तो ऐसे हमें यही कंपाउंड हमको दिख रहा है Mn वाला और Cr वाला जो +7 और +6 में गया है, तो डायरेक्ट ही हमें इस पे क्या करना था, टिक करके आगे बढ़ जाना था, ठीक है ना। सब चेक करने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, बस मेटल का देखना है। अगर ऑस्मियम नहीं है, +7 +6 हमको दिख रहा है, तो वो कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ऑलरेडी हाईएस्ट फॉर्म में ही होगा, ठीक है। अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है रेडॉक्स रिएक्शन इज, रेडॉक्स रिएक्शन हमारी क्या होती है। तो हमें याद रखना है रेडॉक्स रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है। तो बहुत सारी रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप हो जाती है और बहुत सारी रिडॉक्स रिएक्शन को कराने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब कि अगर हमारी रिएक्शन अपने आप हो रही है तो यूजुअली वैसी रिएक्शंस जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, और कई कई बार हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ सकती है, ठीक है ना। तो वो कैसी रिएक्शन हो जाएंगी, हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए रेडॉक्स रिएक्शन कैसी होती है, तो रेडॉक्स रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक भी हो सकती है और रेडॉक्स रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 55 में हमारा बोल रहा है एक ऑक्साइड है क्या, X2O3, X2O3 हमारा एक ऑक्साइड है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है हमारा X2O3 में, X2O3 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज करके XO4 माइनस में लेकर के जा रहे हैं, और ऐसा करवा कौन रहा है, ऐसा करवा रहा है हमारा Cr2O7 2 माइनस इन एसिडिक मीडियम। तो हमारा ये इससे जा रहा है बाई Cr2O7
2 माइनस इन एसिडिक मीडियम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O3 ऑक्सीडाइज पर मोल ऑफ Cr2O7 माइनस इज, हमें ये बताना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, हमें पता है Cr2O7 2 माइनस एसिडिक मीडियम में किस में चेंज होता है, जो Cr2O7 2 माइनस है वो एसिडिक मीडियम में Cr+3 में चेंज होता है। ठीक है, तो और यहाँ पे हमारा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 7 2 जा 14, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12/2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा +6, तो +6 से जाता है किसमें, +3 में चला जाता है, यानी चेंज कितने का आता है इसमें, इसमें चेंज आता है 3 का। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यानी ये रिडक्शन हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो बस हमें दोनों रिएक्शन लिख लेनी है, एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन और एक रिडक्शन की रिएक्शन, और दोनों को बैलेंस कर लेना है। तो बस हमें क्या करना था, यहाँ दोनों रिएक्शन को बैलेंस करनी थी, एक H2O3 वाली और एक क्रोमियम वाली। तो पहले हम लोग H2O3 वाली रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं बैलेंसिंग, सबसे पहले हम लोग सिग्निफिकेंट एटम को बैलेंस करते हैं, यानी X2 को बैलेंस करेंगे। तो इधर साइड X2 है और इधर साइड X1 है, तो हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। तो इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है, और इधर 3 ही ऑक्सीजन है। तो मैं क्या करूंगा, इधर 5 H2O ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब जितना H प्लस मेरा इधर होता है उतना H प्लस मेरा इधर भी होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इधर H प्लस मेरा कितना है 10, तो क्या करूंगा इधर 10H प्लस जोड़ दूंगा। अब चार्ज देखना होता है, तो देखिए इधर साइड कोई भी चार्ज नहीं है, और इधर साइड देखो तो कितना चार्ज है, ये मेरा कितना हो जाएगा -2, और इधर मेरा कितना हो जा रहा है 10। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल चार्ज यहाँ कितना हो जा रहा है +8। तो अगर इसको भी मुझे न्यूट्रल करना है, जैसे इधर कोई चार्ज नहीं है वैसे इधर भी मैं चाहता हूँ कोई चार्ज ना हो, तो क्या करूं, मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दूंगा, जिससे क्या होगा, ये +8 और -8 मिलकर के ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी 0 हो जाएंगे। ठीक, तो मेरी एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाली क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। ठीक है ना, तो मेरी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब हम लोग क्रोमियम वाली रिएक्शन यानी रिडक्शन वाली रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, हमारा क्रोमियम जो होता है वो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है, क्रोमियम एसिडिक मीडियम में हमारा Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले सिग्निफिकेंट एटम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 2 क्रोमियम है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे बाई एडिंग H2O, तो इसमें क्या है 7 ऑक्सीजन है, तो 7 H2O हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, H प्लस 7 2 14, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड 14H प्लस जोड़ देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ 3 2 6, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 और -2, तो 12 है। तो 12 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन और जोड़ने पड़ेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग अपना ऐड कर देंगे, तो LHS और RHS में चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे। अब अगला हमारा एम क्या होता था, अगले एम होता था कि हम दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जोड़े कि दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन मेरे क्या हो, कैंसिल हो जाए। तो ऊपर वाली रिएक्शन को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, और नीचे वाली रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरी क्या हो जाएगी, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और देखिए 8 3 जा 24 और 6 4 जा 24, तो दोनों ही 24 हो जाएंगे, तो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब अगर मैं क्या करूंगा, पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, ये 5 था, 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 15 हो गया। यहाँ पे क्या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 आ जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 6 हो जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा कितना हो गया 30 हो गया, और 8 को मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना हो गया 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, और सबको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, अब नीचे वाली को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14 4 जा कितना होगा, 14 4 जा हो जाएगा मेरा 56, तो 56 मेरा H प्लस हो जाएगा। फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने 4 को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 6 से, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 6 जा कितना हो जाएगा, 4 6 जा मेरा हो जाएगा 24, यहाँ पे मेरा क्या आएगा 24 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर मैंने क्या किया है, ऊपर साइड भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर साइड भी मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो गया है 24 इलेक्ट्रॉन्स,
और मैंने क्रोमियम को मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या हो गया 4Cr2O7 2 माइनस, अब इसको भी अंदर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 टू जा कितना हो जाएगा, 4 टू जा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, इसको भी मैंने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने क्या करी है, पूरी की पूरी रिएक्शन को दोनों साइड बैलेंस कर लिया है। ठीक है, 28H2O। अब क्या करूंगा, मेरे इलेक्ट्रॉन दोनों साइड बराबर हो गए, दोनों रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन अब हमें लिख देनी है, सारे के सारे जो रिएक्टेंट साइड में मेरे जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं उन सबको हमने एक साथ लिख देना है, जितनी भी चीजें रिएक्टेंट में मेरी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 4Cr2O7 2 माइनस प्लस 26H प्लस 3। मैंने क्या किया है, यहां से देखिए 54H प्लस थे इधर साइड, और इधर साइड कितने थे मेरे 30H प्लस थे, तो 54 में से 30 माइनस किया तो कितना आया 26, तो 26 मैंने इधर साइड लिख दिया है डायरेक्ट। ठीक है ना, मैंने माइनस कर दिया है, एलएचएस में जितने H प्लस थे और आरएचएस में जितने H प्लस थे उन दोनों को ही सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो सब्सट्रैक्ट किया है तो मेरा 26H प्लस आ गया है। ठीक है, उसके बाद 3, ये वाला 3H2O3। अब यहाँ देखिए, यहाँ 15 वाटर है और यहाँ पे क्या है 28 वाटर है, तो 15 में से 28 माइनस करूंगा तो मेरा कितना वाटर बचेगा 13 वाटर बचेगा, तो 13 वाटर इधर मैंने लिख लिया है। ठीक है ना, तो मैंने H प्लस को काट करके एक साइड लिख लिया है, वाटर वाटर को काट करके एक साइड लिख लिया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है, ये हमारी बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 6, ये हमारा ये वाला राइट साइड प्रोडक्ट बच रहा है 6XO4 माइनस प्लस 8, क्रोमियम का हमको लिख लेना है 8Cr प्लस 3, तो ये हमारी क्या हो गई है ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन हो गई है। अब बैलेंस इक्वेशन में हमको देख करके बताना था द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O3 ऑक्सीडाइज पर मोल ऑफ Cr2O7, तो हमें एक मोल के लिए बताना है कि एक मोल के लिए हमारा एक मोल H2O3 में हमारा कितना Cr2O7 ऑक्सीडाइज होगा। तो पहले हम लोग इसके लिए स्टोइशियोमेट्री देख करके हम लोग अपना स्टेटमेंट लिखते हैं, तो यहां से हमको देखने को ये मिल रहा है कि जब 4 मोल Cr2O7 2 माइनस है तो हमें लगता है कितना 3 मोल, कितना 3 मोल ऑफ H2O3, तो हमें एक मोल Cr2O7 2 माइनस में कितना लगेगा, तो 3 अपॉन में क्या चला जाएगा 4 मोल ऑफ K2O3। ठीक है ना, तो हमारा फाइनल जो स्टेटमेंट आएगा वो ये रहेगा। ठीक है ना, कि एक मोल के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा 3/4 मोल ऑफ K2O3, तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 3/4। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा ये कह रहा है कि इन प्रोसेस, कोई हमारा एक प्रोसेस है जिसमें NO2 माइनस NH3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ OH आयन एंड द साइड इन विच दे शुड बी एडेड इन द बैलेंसिंग आर, तो हमें बेसिकली इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। कौन सी रिएक्शन, NO2 माइनस से हमारा क्या बन रहा है NH3 बन रहा है, तो हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो NO2 माइनस से हमारा इतना बन रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे सिग्निफिकेंट एटम देखेंगे, तो दोनों साइड नाइट्रोजन बैलेंस है, फिर हम लोग क्या करेंगे अपना ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, तो हमारा उधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर 2 H2O जोड़ देंगे, फिर हम लोग हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो इधर 3 और ये 4, 4 3 7, 7 ऑक्सीजन है तो हम लोग क्या करेंगे 7H प्लस जोड़ देंगे LHS में। अब उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको काउंट करने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे तो इधर 7 माइनस 1 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे इधर साइड, और इधर साइड कोई चार्ज नहीं है। ठीक है ना, इधर हमारा प्लस 7, इधर 4 जगह निकालेंगे तो चार्ज हमारा कैसे आता है ये 7, और एक माइनस का है तो ये कितना आ रहा है प्लस का 6 चार्ज आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा इधर 6 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दूं, कितने 6 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल चार्ज मेरा 0 हो जाएगा, तो इधर भी 0 है चार्ज और उधर भी 0 है, तो इधर मुझे कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे ना,
तो मैं क्या करूंगा, इधर 6 इलेक्ट्रॉन अपने जोड़ दूंगा, ठीक है, प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे किसमें करना है, यहाँ पे OH आयन जोड़ना है। OH आयन का मतलब मेरा कैसा मीडियम होना चाहिए, बेसिक मीडियम होना चाहिए, करेक्ट। और यहाँ पे H प्लस है, तो जितने H प्लस होते हैं उतने हमें क्या जोड़ना रहता है, OH आयन जोड़ना रहता है। तो इधर साइड हम लोग क्या करेंगे, 7 OH आयन जोड़ देंगे। अब अगर LHS में 7 OH आयन जोड़ रहे हैं तो RHS में भी हमको क्या करना पड़ेगा, 7 OH आयन जोड़ना पड़ जाएगा, जिससे H प्लस 7H प्लस और 7OH माइनस मिल करके मेरा क्या बना देंगे, हमको पता है H प्लस और OH माइनस मिल करके मेरा क्या बनाते हैं, H2O यानी वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए मेरा यहाँ क्या बन जाएगा, 7H2O यानी 7 वाटर मॉलिक्यूल मेरा बन जाएगा, 7H2O। तो यहाँ 7H2O बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ 2H2O ऑलरेडी है, तो ये 7H2O और 2H2O कटेगा। तो यहाँ फाइनल में मुझे क्या देखने को मिलेगा, फाइनली मुझे यहाँ पे 5H2O का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। तो मेरा फाइनल रिएक्शन में क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, 5H2O, NO2 माइनस, NH3 प्लस 7OH। तो यहाँ से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि मेरा OH किस साइड है, OH मेरा है, मेरे OH को देखा जाए तो OH मेरा ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो बताइए OH किधर साइड दिख रहा है, राइट साइड दिख रहा है। कितना OH दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो राइट साइड मेरा 7OH मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 57 की। तो क्वेश्चन नंबर 57 में बोल रहा है रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ HNO3 FeNO3 ट्वाइस NH4NO3 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें रिएक्शन के हिसाब से हमें बताना है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम करना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखना होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितना है, 0 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितना हो जा रहा है, प्लस का 2 हो जा रहा है, क्योंकि NO3 माइनस 1 होता है, NO3 माइनस होता है, NO3 माइनस 1 पे, तो 2 पे NO3 माइनस का 2, इसीलिए आयरन पे प्लस का 2 आ जाएगा। बाकी हम लोग x मान करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ HNO3 का हमारा कितना होता है, +5 होता है, ठीक है ना, निकाल लेंगे। ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 3 2 6, माइनस का 6 + 1 5, ठीक है ना। इसी तरीके से NH4 का जब निकालेंगे तो यहाँ जब नाइट्रोजन का निकालेंगे तो यहाँ आएगा मेरा -3, ठीक है, NO3 का माइनस और 4H प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, 4H प्लस का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ऑक्सीडेशन आ गया। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि जो मेरा आयरन है, आयरन मेरा कहाँ जा रहा है, 0 से +2 पे जा रहा है। तो 0 से +2 पे अगर जा रहा है तो इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। और +5 से ये किस पे जा रहा है, -3 पे जा रहा है। तो +5 से -3 पे जाना यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो मुझे समझ में आ गया, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है और आयरन का क्या हो रहा है, मेरा ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन का रिडक्शन और आयरन का मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब हमें बस क्या करना है, पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है और उनके कोफिशिएंट हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले आयरन उठाते हैं, ठीक है ना। आयरन का क्या हो रहा था हमारा, आयरन का हमारा हो रहा था ऑक्सीडेशन। तो पहले हम लोग हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं। तो हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारा आयरन किस में जा रहा है, Fe+2 में जा रहा है, ठीक है ना। हम लोग स्पेक्टेटर आयन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि NO3 जो है हमारा यहाँ पे स्पेक्टेटर आयन की तरह काम करेगा। देखिए यहाँ पे भी NO3 है, यहाँ पे भी NO3 है, यहाँ पे भी NO3 है, तो ये NO3 हमारा रिएक्शन में कट जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग आयनिक फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। पर हमें कंसेप्ट अपना क्लियर रखना है, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या है, Fe से Fe+2 में गया, तो मैं क्या करूं कि मेरा चार्ज बैलेंस हो जाए। यहाँ +2 का चार्ज है, तो अगर मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब इसी तरीके से दूसरी वाली, यानी यहाँ पे क्या है हमारा NO3 माइनस, अगर एक H+ हटा दीजिए, क्योंकि H+ तो स्पेक्टेटर आयन होता है, तो एक H+ हटा करके हम लोग बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, NO3 माइनस से किस में जा रहा है, यहाँ देखिए नाइट्रोजन किस में जा रहा था, अमोनिया में चेंज हो रहा था। तो याद रखिएगा हमारा NO3 माइनस किस में चेंज हो रहा है, NH4 प्लस में, ठीक है ना। NH4 प्लस में जा रहा है, यानी यहाँ पे +5 से किस में जा रहा है, -3 में जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख रहे थे कि NO3 माइनस जो है वो हमारा किस में जा रहा है, NH4 प्लस में जा रहा है, ठीक है। तो NH4 प्लस में जा रहा था, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 सबसे पहले क्या कर लेंगे, H2O जोड़ लेंगे, क्योंकि हमारा नाइट्रोजन तो बैलेंस ही है, दोनों साइड एक एक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे हम लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड हमारा 4 और 3 2 6, 6 4 10 हमारे क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो 10H+ जोड़ेंगे। अब चार्ज बैलेंस करेंगे, तो चार्ज देखेंगे तो 10
और माइनस का एक, और इधर मेरा कितना है, इधर मेरा है प्लस का +1 है, ठीक है। तो मुझे चार्ज बैलेंस करना है, इधर +1 है और इधर कितना है माइनस का इधर मेरा प्लस का 9 है। तो मैं क्या करूं, 8 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दूं तो दोनों साइड एक एक का चार्ज आ जाएगा। तो मेरी क्या हो गई है, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब रिएक्शन बैलेंस हो गई है तो मैं चाहूंगा कि मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फाइनल रिएक्शन में ना आए, क्योंकि फाइनल रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं ऊपर वाली रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 2 जा 8, तो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे और फिर मैं क्या कर सकता हूं, इस रिएक्शन को कैंसिल कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये 4 आयरन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 4 आयरन हो जाएगा तो ये भी 4 आयरन हो जाएगा और ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा 8 हो जाएगा। और फिर मेरा 8 इलेक्ट्रॉन से ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली रिएक्शन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, ऊपर वाली रिएक्शन को मैंने मल्टीप्लाई किया था किससे, 4 से मल्टीप्लाई किया था, तब मेरा ये रिजल्ट आया था, ठीक है। अब ये मुझे देखने को मिला। अब ओवरऑल रिएक्शन जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 4Fe प्लस 10HNO3। देखिए ये 10 मिल करके इसके साथ जुड़ जाएगा, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला H प्लस आयन, क्योंकि हमने स्पेक्टेटर माना था ना, तो इसके साथ जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा 10HNO3 हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, ये देखिए ये आयरन हमारा कितना था, 4Fe, और स्पेक्टेटर आयन क्या था, स्पेक्टेटर आयन NO3 ट्वाइस था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा +2 के फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे हमारा आ करके NO3 माइनस का एक होता है, तो दो मिलकर के इसके चार्ज को खत्म कर देंगे। मैं अब स्पेक्टेटर आयन लगा करके दे रहा हूं ताकि हम लोग कोफिशिएंट ठीक से लिख सके। दूसरा चीज हमें पता था कि हमारा जो अमोनिया था, अमोनिया किसमें किसके साथ जुड़ रहा था, NO3 के साथ जुड़ रहा था, तो वो भी तो एक स्पेक्टेटर, NO3 तो हमारा स्पेक्टेटर था, तो प्लस के साथ हम लोग क्या करेंगे, अपना NO3 माइनस जोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग ओवरऑल रिएक्शन लिख रहे हैं। तो NH4 NO3 हो जाएगा, करेक्ट। और उसके बाद हमारा 3H2O तो है ही। तो अब हमें क्या देखना है, हमें बस अपना कोएफिशिएंट देखने हैं, किसके किसके, हमें इसका कोएफिशिएंट देखना है, आयरन वाले का कोफिशिएंट देखना है, और NH4NO3 का कोफिशिएंट देखना है। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 10 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 4 है, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो 10:4:1 जो होगा हमारा आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर वाले क्वेश्चन में बोला है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारा जो भी MnSO4 का इक्विवेलेंट वेट है, तो पहले हमारा इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में n फैक्टर। तो अब बोल रहा है कि हमारा हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, यानी मेरा n फैक्टर कितना होना चाहिए, 2, तभी तो मैं बोलूंगा कि किसी का इक्विवेलेंट वेट कितना है, हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट है। तो बस मुझे क्या देखना था, मुझे ये देखना था कि किसमें हमारा n फैक्टर जो है वो 2 आ रहा था। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चारों कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। तो चारों कंपाउंड का जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा Mn का, यहाँ पे अगर Mn का निकालेंगे तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मेरा कितना आ जाएगा, x बराबर प्लस का 3 आ जाएगा, यानी Mn मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे +3 पे है। अगर यहाँ पे निकालूंगा Mn का तो यहाँ पे Mn का कितना आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू माइनस का 1, तो x मेरा किसके बराबर आ जाएगा, प्लस का 7 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो +7 इधर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो यहाँ मेरा किसके बराबर आएगा, यहाँ पे अगर निकालूंगा तो मेरा x माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू -2, तो x मेरा किसके बराबर आएगा, x मेरा आ जाएगा, यहाँ पे x मेरा किसके बराबर आएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, ये प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। तो सबका मैंने क्या लिख लिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकाल लिया है, ठीक है, +7 ये। तो अब मुझे क्या देखना है कि यहाँ पे मेरा जो मेरा MnSO4 था, ये जब चेंज हो तो मुझे फाइनल में कितना n फैक्टर देखने को मिले, 2 देखने को मिले। तो MnSO4 का खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, प्लस का 2। देखिए SO4 को अगर मानेंगे तो SO4 -2 होता है, तो Mn पे कितना होना चाहिए, प्लस का 2 होना चाहिए। तो Mn पे +2 का होना चाहिए। तो हमारा अगर यहाँ पे ऐसा ऐसा कंपाउंड हो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हो,
+4 हो तभी मेरा चेंज कितने का आएगा, 2 का आएगा। तो मेरा एन फैक्टर मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एन फैक्टर 2 होगा। तो कहाँ पे मुझे +4 देखने को मिल रहा है, मुझे +4 देखने को मिल रहा है MnO2 में। तो MnO2 में क्या होगा, MnO2 जब लिखूंगा तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस होगा, +4 होगा। तो यहाँ +2 से जा रहा है +4 में, यानी एन फैक्टर कितना हो जाएगा। तो एन फैक्टर मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम Mn का कितना है, 1 इंटू एक्स, एक्स में मेरा कितना है 2 माइनस का 4, ये मॉड में लिखा जाता है तो 1, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो ओवरऑल मुझे क्या देखने को मिलेगा कि 2 जो होगा वो एन फैक्टर आएगा। तो MnO2 मुझे लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव एन फैक्टर 2, और एन फैक्टर 2 होगा तभी मेरा इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो मॉलिक्यूलर मास का क्या होगा, आधा आएगा। ठीक है, अब 59 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 59 वाले क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, 59 वाले क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ KMnO4 विल रिएक्ट विद 50 ml ऑफ 0.2 मोलर H2C2O4 सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो मेरा KMnO4 पूछा है कि कितना मेरा KMnO4 लगेगा इन ऑर्डर टू रिएक्ट विथ 50 ml 0.2 मोलर H2C2O4 सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो मेरा गिवन क्या क्या है, अगर गिवन की बात करूं मैं तो गिवन में मेरा ये दिया गया है कि मेरा H2C2O4 जो है उसका वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है जो कि किसके बराबर है, 50 ml के बराबर है, यानी 0.05 लीटर के बराबर है। ठीक है, अगर मोलैरिटी की बात करूं तो मोलैरिटी जो है वो मेरा किसके बराबर है, 0.2 मोलर के बराबर है, 0.2 मोलर के बराबर है। ठीक है, और हमें पता है कि मेरा नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, मेरा नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ये मेरा यहाँ से मेरा क्या आता था, नंबर ऑफ मोल्स आता था। तो मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी 0.2, और वॉल्यूम हमने निकाला 0.05। तो मेरी मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 0.01। तो यहाँ मेरे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, अब KMnO4 की जब हम लोग रिएक्शन कराते थे एसिडिक मीडियम में, तो KMnO4 जो होता है, इसकी रिएक्शन हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, तो जो KMnO4 होता है ये हमारा किस में चेंज हो जाता था, Mn+2 में। हमें पता है एसिडिक मीडियम में H2SO4 है, तो यहाँ हमने जो एसिडिक मीडियम ली है वो क्या लिया है, H2SO4 लिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसके कंडीशन में हमारा किस में चेंज हो जाएगा, ये Mn+2 में चेंज होता है, यानी MnSO4 में चेंज हो जाएगा। और एसिडिक मीडियम है तो K2SO4 एक ये बनेगा। ठीक है, एक K2SO4 बनेगा, और दूसरा हमने क्या ले रखा था, एक ले रखा था H2C2O4 ले रखा था। ठीक है, और हमें पता है जो H2C2O4 होता है वो एसिडिक मीडियम में किस में चेंज हो जाता है, CO2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चीज हमने कर लिया है। अब इसके बाद बस हमें क्या करना रहता है, इसको बैलेंस कर लेना रहता है। तो जब बैलेंस इसको कर लेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा इसका 5 लगेगा, Mn2 KMnO4 का हमारा 2 लगेगा, और H2SO4 का 3 लगेगा, Mn2SO4 का 2 लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे 10 लगेंगे, और 8 वाटर मॉलिक्यूल मुझे जोड़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस इक्वेशन। अगर किसी को रिएक्शन बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने सिखाया है, क्वेश्चन नंबर 57 में भी मैंने बताया है, 56 में भी मैंने बताया है कि कैसे रिएक्शन मेरा बैलेंस होता है। तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है इस पार्ट में तो वो थोड़ा वीडियो को पीछे ले जा करके देख सकता है कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि MnO4 जो है, MnO4 और मुझे क्या चेक करना है, H2C2O4, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में किसके किसके बीच में रिलेशन चाहिए, KMnO4 और H2C2O4 के बीच में। ठीक है, क्योंकि उसी का वेट पूछा है। तो मुझे यहाँ से ये देखने को मिल रहा है, अगर मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो लिखूंगा 2 मोल ऑफ KMnO4 जो है, 2 मोल ऑफ KMnO4 हमारा रिएक्ट जब करता है तो उसको चाहिए होता है 5 मोल ऑफ H2C2O4। ठीक है ना, तो 2 मोल ऑफ KMnO4 नीड्स 5 मोल ऑफ H2C2O4 इन ऑर्डर टू रिएक्ट। ठीक है, तो अगर मुझे क्या चाहिए होगा, एक मोल के लिए अगर एक मोल ऑफ KMnO4 की बात करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 5/2, पर मुझे एक मोल के लिए चाहिए कि मुझे चाहिए 0.01 मोल के लिए, तो मुझे तो 0.01 मोल के लिए चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा 0.01 मोल के लिए निकालूंगा। तो 0.01 मोल के लिए मेरा कितना हो जाएगा, 0.01 मोल के लिए मेरा हो जाएगा ये 5/2
अगर मुझे मोल्स ऑफ KMnO4 चाहिए, तो अगर मोल्स ऑफ KMnO4 चाहिए तो मुझे जस्ट अपोजिट रिवर्स करना पड़ेगा ना। एक मिनट, ठीक है। जो क्वांटिटी चाहिए होती है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं हमेशा, ठीक है ना। अगर हमें कभी भी यूनिटरी मेथड लगाना है तो यूनिटरी मेथड में जो क्वांटिटी चाहिए होती है उसको हम लोग किधर लिखते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो इधर मैं लिख दूंगा 2 मोल ऑफ KMnO4 के लिए मुझे क्या चाहिए, 5 मोल ऑफ H2C2O4, ठीक है। तो अगर 1 मोल की बात करूंगा तो 1 मोल ऑफ H2C2O4 के लिए कितना चाहिए रहेगा, मुझे 2/5 मोल ऑफ KMnO4 चाहिए रहेगा। अब मुझे 1 मोल H2C2O4 की बात कर रहा है कि यहाँ पे हमने अपना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2C2O4 निकाला था, मुझे कितने के लिए चाहिए, मुझे 50 ml 0.2 मोलर यानी 0.01 मोल ऑफ H2C2O4 के लिए चाहिए। मुझे ये पता करना है कि इतने मोल ऑफ H2C2O4 कितने ग्राम में मेरा KMnO4 रिक्वायर्ड करेगा। तो बस अब अगर 1 मोल की बात हमें पता है और हमें इतने मोल में चाहिए तो क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल मल्टीप्लाई यानी 0.01 मोल ऑफ H2C2O4 विल रिक्वायर 2/5 इंटू 0.01, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 0.004 मोल ऑफ KMnO4, ठीक है। यहां से मुझे क्या आ गया, मोल ऑफ KMnO4 आ गया। और मोल से मास निकालना तो हमको आता ही है। मोल से मास कैसे निकाला जाता है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 कितना होता है, 158 होता है, और नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने निकाला कितना, 0.04 अपॉन गिवन वेट अपॉन 158। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा वेट जो होगा वो किसके बराबर आएगा, मेरा वेट आ जाएगा 0.632 ग्राम के बराबर, 0.632 ग्राम के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 में हमारा ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ 0.4 नॉर्मल Na2SO Na2S2O3 Na2, ये हमारा है Na2S2O3 would require to react with iodine liberated by adding excess Ki to 50 ml 0.20 मोलर ऑफ CuSO4। तो हमारा I2CuSO4 और Na2S2O3 ये हमारे रिएक्शन चल रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कॉपर की रिएक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ कॉपर कितने पे है, +2 पे है। तो जब हमारा कॉपर +2 पे है ना, जब कॉपर +2 की रिएक्शन हो रही है, किसके साथ हो रही है, आयोडीन के साथ जब हमारी रिएक्शन हो रही है, तो कॉपर +2 की जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम देखेंगे ये क्या बनाएगा, CuI हमारा बनाता है, ठीक है। CuI बनाता है और साथ में लिबरेट क्या करता है, I2 गैस हमारा लिबरेट करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने चार्ज को, यहाँ पे हमारा चार्ज भी बैलेंस होगा और एटम भी बैलेंस होगा। तो यहाँ पे हमारा अगर देखें, यहाँ +2 है और यहाँ पे +1 में है, ठीक है, +2 और +1 में है। यहाँ 2I2 है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 4I कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम और 1 एटम है। तो यहाँ अगर मैं इसको 4 करता हूँ तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं अब चार्ज की बात करता हूँ, यहाँ पे n फैक्टर निकालता हूँ, तो +2 से जा रहा है किस पे, +1 पे जा रहा है। तो चेंज कितने का आ रहा है हमारा, पर एटम। तो एक एटम पे हमारा +1 का चार्ज है हमारा, तो हमारा चेंज जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। यानी इसके लिए n फैक्टर मेरा कितना हो जाएगा, इसके लिए n फैक्टर जो होगा वो मेरा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉपर वाली रिएक्शन के लिए मेरा n फैक्टर कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया। अब I2 की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, Na2S2O3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब Na2S2O3 मेरा आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना जाता है क्या, Na2S4O6 इसमें बदलता है। और साथ में मेरा क्या देखने को मिलता है, I- देखने को मिलता है, साथ में मेरा I- देखने को मिलता है। तो यहाँ 2 आयोडीन है, यहाँ 1 आयोडीन है। तो हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन को बैलेंस करेंगे। आयोडीन को बैलेंस किया हमने और यहाँ पे मेरा 2 सोडियम है, ठीक है, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ 3 ऑक्सीजन है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ऑक्सीजन एटम भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आता है +2, और यहाँ पे जब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आएगा प्लस का 2.5, ठीक है ना,
यहाँ पे प्लस का 2.5 आएगा। तो यहाँ पे अगर जब हम लोग चेंज निकालेंगे तो चेंज हमारा कितना आएगा, यानी एन फैक्टर बेसिकली। तो एन फैक्टर जब हम लोग निकालेंगे तो ये आता है चेंज कितने का हुआ, 2 और 2.5 में अगर चेंज देखेंगे तो 2.5 में से 2 माइनस करेंगे, तो जब 2 माइनस करेंगे तो आपको 0.5 ही तो देखने को मिलेगा। तो चेंज आपका कितने का है, 0.5 का है। अब 0.5 का चेंज है, अब एक एटम है कि दो एटम, हमें पर एटम के हिसाब से बताना पड़ता है। तो यहाँ हमारा दो एटम है, देखिए यहाँ पे हमारा दो एटम की बात चल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो हमारा जो आएगा रिजल्ट वो एन फैक्टर हमारा किसके बराबर आएगा, एन फैक्टर हमारा आ जाएगा 1, यानी इसका भी एन फैक्टर कितना आया, 1। ठीक है, तो इसका भी एन फैक्टर मेरा आया 1 के बराबर। ठीक है, तो उसका भी एन फैक्टर 1, इसका भी एन फैक्टर 1। ठीक है, अब मेरा क्या बताना है, अब इसमें ये बताना है कि मेरा कितना कितना वॉल्यूम ऑफ Na2S2O3 रिक्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ एक चीज और देखिए कि जितना हमारा I2 यहाँ बन रहा है वो सारा का सारा हमारा इस वाली रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा पहली रिएक्शन होगी उसका जो इक्विवेलेंस होगा वो दूसरी रिएक्शन के इक्विवेलेंस के बराबर होगा। मतलब कि ऐसा ये समझिए कि एक पेज मुझे ऐड करने दीजिए, फिर एक एक्स्ट्रा पेज में ऐड कर लेता हूं ताकि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके हम। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा पेज आपको ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये बोल रहा था कि हमने देखा कि हमारा दो रिएक्शन हो चुकी है। अब दो रिएक्शन में हमने ये देखा कि हमारी पहली वाली रिएक्शन किसकी थी, सीयू वाली थी। ठीक है ना, सीयू, तो हमारी एक रिएक्शन CuSO4 वाली थी और दूसरी रिएक्शन हमारी किसकी थी, Na2S2O3 वाली थी। ठीक है ना, तो ये हमारी दो रिएक्शन थी। तो हम लोग ये कह सकते हैं जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CuSO4 था वो बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2S2O3 के बराबर। और इक्विवेलेंट हम लोग कैसे लिखते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, यही हमारा होता है। और सिमिलरली जो Na2S2 वाला होगा उसका भी क्या होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। ठीक है, तो अब मोलैरिटी हमारी दे रखी थी, CuSO4 की मोलैरिटी हमारी कितनी दे रखी थी हमारी, ठीक है, 0.2 इंटू, और वॉल्यूम भी हमारा कितना दिया था, 50। देखिए CuSO4 की मोलैरिटी हमारी देखिए 0.2 दे रखी थी और वॉल्यूम कितना दे रखा था, 50। ठीक है ना, तो वॉल्यूम भी हमको दे रखा था, मोलैरिटी भी दे रखी थी। और नॉर्मेलिटी हमको किसकी दे रखी थी, नॉर्मेलिटी Na2S2O3 वाली। तो नॉर्मेलिटी हमको किसकी दे रखी थी, Na2S2O3 की हमको क्या दे रखी थी, नॉर्मेलिटी किसके बराबर, 0.4 के बराबर। ठीक है, 0.4 के बराबर। और मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर ही क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर जब हम लोग करते हैं तो ये नॉर्मेलिटी के बराबर होता है। तो मैं नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम डायरेक्ट लिख सकता हूँ, जो हमारा किसके बराबर होगा, तो नॉर्मेलिटी इंटू, और मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम ही तो निकालना है। तो मेरा यहां से जब वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा तो 25 ml मेरे को क्या चाहिए रहेगा, 25 ml ऑफ Na2S2O3 रिक्वायर होगा। ठीक है ना, 25 ml ऑफ Na2S2O3। ठीक है ना, तो ये हमारा टाइट्रेशन का बढ़िया सा क्वेश्चन था, टाइट्रेशन टाइप में। ठीक है, तो अब बस इसके आगे का क्वेश्चन देखना है अब हमको। ठीक है, तो हमारा आई माइनस कभी भी किसकी तरह नहीं काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हमारा काम नहीं करेगा। तो ये बात तो सही है ना, आई माइनस हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह नहीं काम कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहा है आई माइनस कैन नेवर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सही बात है हमारी, आई माइनस जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि आई माइनस जो है वो हमारा कितने ऑक्सीडेशन नंबर पे है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, यानी मिनिमम बोले तो -1 पे है। और जो कोई भी हमारा जो एलिमेंट या कंपाउंड होता है जब वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है
तो आयोडीन हैलोजन है, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। जब ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहेगा तब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। अभी तो मिनिमम पे है, तो अभी तो हमारा नहीं एक्ट कर सकता है। तो ये बात सही है कि I- कैन नेवर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर स्टेटमेंट 2 की बात करी जाए तो बोला गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडर गोस रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो हमारे कहाँ जाते हैं, रिडक्शन पे जाते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उनका खुद का क्या होता है, उनका खुद का रिडक्शन होता है, तभी तो हम उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं ना। यानी वो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो रिडक्शन में जाते हैं। तो हमारा दोनों ही चीजें सही हैं लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं। ठीक है ना, बोथ स्टेटमेंट जो है हमारे करेक्ट है लेकिन हमारा नॉट, ठीक है ना, बोथ इफ स्टेटमेंट, if both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation of statement 1, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। I- हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं काम कर पा रहा है, क्योंकि वो -1 पे है। उसका रीजन ये नहीं है कि वो रिडक्शन के लिए जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में हमारा स्टेटमेंट वाइज है। यहाँ पे बोल रहा है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय सम फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो हमें पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन फैक्टर। तो एन फैक्टर तो नेचर ऑफ सब्सटेंस के साथ होगा कि उसका सब्सटेंस का नेचर कैसा है, उसी के हिसाब से उसके ऊपर एन फैक्टर आएगा। तो ये बात तो हमारा क्या है, सही है। ठीक है ना, और दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज लेस देन द मॉलिक्यूलर वेट। ऑलवेज लेस देन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर है। अगर एन फैक्टर की वैल्यू 1 आ गई तो क्या मेरा इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट बराबर नहीं आ जाएगा। तो ऑलवेज थोड़ी होगा कि ऑलवेज हमेशा ही कम होता है, बराबर भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 जो होगा वो सही हो जाएगा और स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी थर्ड जो होगा मेरा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं किसके, 63 की, तो 63 वाला अगर हमें देखना हो तो क्लोरीन का हमारा जो मास होता है वो कितना होता है, 71 के करीब अप्रोक्सीमेटली होता है। और यहाँ पे अगर चेंज देखेंगे तो हमें कितना का चेंज, तो जीरो से किस पे जा रहा है, -1 पे जा रहा है। ठीक है, जीरो से -1 पे जा रहा है। तो हमारा अगर एन फैक्टर देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे 2 हैं, और चेंज की बात करेंगे तो 0 -1, तो मेरा कितना हो गया, एन फैक्टर 2 आ गया। तो जब हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एन फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास मेरा 71 और एन फैक्टर मेरा 2, तो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो मेरा 35.5, यानी ए का मेरा क्या हो जाएगा, ए का मेरा आएगा क्यू। तो ए का क्यू यहाँ पे है, ए का क्यू यहाँ पे है। ठीक है ना, अब उसके बाद बस अगला चेक कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से सबका निकलेगा। ठीक है ना, तो अगला यहाँ पे 0 पे है और यहाँ पे किस पे है, -1 पे है। तो 0 से -1 पे जा रहा है, तो इसका एन फैक्टर अगर मुझे निकालना होगा तो एन फैक्टर मेरा कैसे आएगा, नंबर ऑफ एटम 2 है, 0 से किस पे जा रहा है, -1 पे। तो -1 पे अगर जा रहा है तो ये मेरा -1 + 1 हो जाएगा, तो एन फैक्टर 2 आएगा। ठीक है ना, तो एन फैक्टर मेरा कितना आ रहा है, एन फैक्टर मेरा, एक मिनट, ClO3 पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। ठीक है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3। ये हमारा कितना है, ऑक्सीजन का -6 हो जाएगा, -6, और ये x था ही, तो x -6 बराबर -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 5 आ जाएगी, यानी ClO3 माइनस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारा प्लस का 5 है। तो अब एन फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टर जब हम लोग निकालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा, कितने एटम है, 2। नंबर ऑफ एटम मेरे कितने हैं, नंबर ऑफ एटम तो मेरे 2 ही हैं। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो एन फैक्टर मेरा कितना है, 10। तो हमारा क्या होगा, 71/71 होता है, 71 एन फैक्टर मेरा 10 है, तो 7.1 आएगा, यानी मेरा क्या हो जाएगा, दूसरे का एस हो जाएगा, यानी बी का हमारा एस होगा। यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसी तरीके से इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से जो पहला ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, अब 64 वाला देख लेते हैं। 64 वाले में हमारा क्या बोल रहा है, 4 कलरलेस सॉल्ट सॉल्यूशन आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट टेस्ट ट्यूब एंड अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज प्लेस्ड इन इच, व्हिच ऑफ द सॉल्यूशन फाइनली टर्न्स ब्लू। तो हमने क्या किया, चार अपना क्या किया, चार चार टेस्ट ट्यूब ली, और चार टेस्ट ट्यूब में क्या किया, एक में Ag वाला भरा, एक में Pb वाला भरा, एक में जिंक वाला भरा और एक में कैडमियम वाला भरा।
और सब में क्या किया हमने, सब में ये सारा सॉल्यूशन भर दिया था और सब में हमने क्या किया, कॉपर की एक स्ट्रिप ली, कॉपर की स्ट्रिप ली और एक इसमें डाला, इसमें एक कॉपर की स्ट्रिप डाली, इसमें एक कॉपर की स्ट्रिप डाली, इसमें कॉपर की स्ट्रिप डाली और देखा कि किसमें सॉल्यूशन हमारा ब्लू हो जा रहा है। तो सॉल्यूशन का ब्लू होने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का ब्लू होने का मतलब है कि सॉल्यूशन में मेरा कॉपर आयन आ जाए। अगर सॉल्यूशन में मेरा कॉपर आयन आ जाएगा इसका मतलब क्या है कि मेरा सॉल्यूशन जो होगा वो ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा, यानी ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो यहां हमारा सॉल्यूशन ब्लू कलर में कब चेंज होगा, तो ये तभी आएगा जब हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें क्या हो जाए, उसमें हमारा कॉपर आयन आए। तो मुझे पता है, मुझे इसके लिए क्या याद होना चाहिए, मुझे इसके लिए यह याद होना चाहिए कि मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से देखेंगे तो आपको याद होना चाहिए जिंक, फिर आयरन, फिर कैडमियम, फिर लेड, फिर कोबाल्ट, निकिल, कोबाल्ट होता है, निकिल होता है, हाइड्रोजन होता है, कॉपर होता है, एजी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिंक क्या है, सबसे ऊपर है। ठीक है, पीबी की बात करें तो ये भी ऊपर है। ठीक है ना, कॉपर से अगर कॉपर से देखें तो पीबी भी ऊपर है, जिंक भी ऊपर है, कैडमियम कैडमियम भी ऊपर है। और एजी की बात करें तो एजी क्या है, कॉपर के नीचे आ रहा है। तो एजी का एसआरपी वैल्यू जो है वो हमारा क्या है, ज्यादा होगा किससे, एसआरपी वैल्यू ऑफ कॉपर से। तो इस कारण क्या होगा हमारा, हमारा ये हो सकता है कि एजी के कारण हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में क्या होगा, कॉपर आयन आने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर का जो एजी का जो है वो एसआरपी वैल्यू ज्यादा है। तो अगर एजी का एसआरपी वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाने की कोशिश करेगा, तो सॉल्यूशन में क्या होगा हमारा, कॉपर आयन आने लग जाएगा। और कॉपर आयन आएगा जैसे ही सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे बोला है कि मेटल हैविंग नेगेटिव रिड्यूसिंग पोटेंशियल व्हेन डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन हैज अ टेंडेंसी टू, अगर मेटल को हम लोग उसके खुद के सॉल्यूशन में डालेंगे तो हमारा क्या होता है, जब हम लोग मेटल को, जैसे जिंक था, तो जिंक को जब हम लोग ZnSO4 के सॉल्यूशन में डालते थे, जैसे ये हमारा जिंक का रॉड होता था और इसको हम लोग किसमें डालते थे, ZnSO4 के सॉल्यूशन में डालते थे, तो सॉल्यूशन में हमारा कैसा आता था, सॉल्यूशन में हमारा जो आता था वो हमारा Zn प्लस का आता था। ठीक है ना, जिंक का प्लस आता था। इस वजह से क्या होता था कि हमारा वो कैसा हो जाता था, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाता था। ठीक है ना, तो हमारा जो सॉल्यूशन में आयंस आने की वजह से क्या होता था, वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। हमें पता है निगेटिव रिड्यूसिंग पोटेंशियल किसका होता है, मेटल्स का होता है। तो मेटल्स को जब उनके सॉल्यूशन में हम लोग डालते थे तो उनके आयन की वजह से क्या होता था, वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाते थे। ठीक है, ये चीज हमको याद रखना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 में हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 66 में हमारा दिया है कि एक हमारा क्रोमियम है, एक मैंगनीज है और एक हमारा सीई है। ठीक है, और इन सब का क्या दिया हुआ है, इन सब का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, Cr2O7 का और फिर हमारा Mn का और फिर Ce+4 का। तो हमारा इसमें से हमसे ये पूछ रहा है कि किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर हमारा सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा। बेसिकली हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहां अगर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, MnO4 माइनस की, Ce+4 की और किसकी, Cr2O7 2 माइनस की। तो Mn+4 की हमारी कितनी दे रखी है, Mn वाले की ये दिखी है। ठीक है, तो Mn वाली की मेरी कितनी है, 1.51। Ce की बात करूं तो ये कितना है, 1.61 और Cr2O7 का मेरा कितना है, 1.33। तो मुझे याद रखना है कि जिसका एसआरपी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एसआरपी पावर किसकी दिख रही है, सबसे ज्यादा मेरा ये सी की दिख रही है, Ce+4 का। तो जो Ce+4 होगा वो सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका दिख रहा है, फिर मुझे दिख रहा है कि मेरा MnO4 माइनस का है और सबसे लास्ट में मुझे कौन दिख रहा है, Cr2O7 2 माइनस का। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। तो 67 में मेरा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से हमारा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट हमारा बताना है। तो बोल रहा है द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड एनोड। तो हमें पता है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, ये हमारा हम लोग बोलते थे। तो हमारा एनोड कैसा होता था,
एनोड पे ऑक्सीडेशन होता था, ठीक है ना। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। एनोड इज निगेटिव पोल, तो हमने देखा था लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, ये भी बात हमारी सही हो जाएगी। फिर बोला है द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तो बिल्कुल बात गलत होगी। फिजिक्स ही हमारा कहता है कि जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट का फ्लो होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन जो होगा वो हमारा जो होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या था, फ्लो ऑफ करंट इज पार्शली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और पार्शली ड्यू टू द आयन, ये भी बात है। हमारा सर्किट के बाहर किसकी वजह से फ्लो हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, और बीकर के अंदर जो हमारे आयंस होते हैं उनकी वजह से हमारा क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा होता है। तो कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं और कुछ हमारे आयंस फ्लो कर रहे होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, 68 नंबर क्वेश्चन की। तो 68 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल इज E1, ठीक है ना, इतने डिग्री हमारा क्या कहते हैं, इतने केल्विन टेम्परेचर पे। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 इज 1 मोलर एंड दैट ऑफ CuSO4 इज 0.01 मोलर, द ईएमएफ बिकम्स E2। तो जब हम लोग कंसंट्रेशन ZnSO4 की 1 कर दे रहे हैं और CuSO4 की 0.01 कर दे रहे हैं, तो हमारा रिलेशन बताना है। तो हमें पता है किसी भी सेल का हमको जब ई नॉट सेल लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, ई नॉट सेल बराबर सॉरी ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का 0.059, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग में प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में हमारा कौन आता है, जिंक +2 अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पे कौन आता है, कॉपर +2, ये हमारा एनोडिक अपॉन कैथोडिक होता था ना, ठीक है। तो जब हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हमको पता है कि हमारा कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया जाता है और टेम्परेचर 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। तो और हमें पता है जब log 1/1 यानी log 1 होता है तो log 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, और log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा टर्म किसके बराबर होगा, ये पूरा टर्म मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि पहली कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन में मेरा जो ई सेल होगा वो किसके बराबर होगा, ई नॉट सेल के बराबर होगा। तो मेरा E1 का वैल्यू इसके बराबर होता, ठीक है ना। तो मेरा E1 का जो वैल्यू होता वो इसके बराबर होता, ठीक है, जब मेरा स्टैंडर्ड कंडीशन रखता, ठीक। अब क्या किया है, अब मेरा बोल रहा है कि अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कंसंट्रेशन ऑफ जिंक जो है, जिंक की कंसंट्रेशन को मैं कितना रहने दे रहा हूं, 1 मोलर, और कॉपर की कंसंट्रेशन को कितना कर दे रहा हूं, 0.01 मोलर, ठीक है। तो जिंक की कंसंट्रेशन और कॉपर की कंसंट्रेशन मेरी कितनी हो जा रही है, तो जिंक की कंसंट्रेशन 1 मोलर है और कॉपर की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, नीचे से हमारा ये हटेगा, ऊपर आएगा हमारा कितना, 2 0 लग जाएगा। लॉग हमारा कितना, 100, लॉग 100 का मतलब 10⁻², यानी हमारा क्या होगा, माइनस का 2 इंटू 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग में 10, लॉग 10 का वैल्यू हमारा कितना होता है, 1, ठीक है ना। अब ये देखिए कि हमारा जो ई सेल आएगा यानी जो E2 का वैल्यू आएगा, उसमें देखिए ई नॉट सेल में हमें क्या करना पड़ रहा है, इतना टर्म सब्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है। यानी जो हमारा पहले ई नॉट सेल था उसमें जब हम लोग इतना माइनस करेंगे तब हमारा क्या होगा, E2 का वैल्यू आएगा। यानी कि जो मेरा E1 होगा वो ज्यादा होगा और E2 में क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं, यानी E2 क्या होगा, छोटा होगा। तो मुझे यहां से दिख गया कि मेरा E1 बड़ा होना चाहिए और E2 जो होगा वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब 69 वाला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो 69 वाले क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, अ स्टैंडर्ड रिएक्शन ए सॉलिड टू बी प्लस gives A plus and B solid. Kc has been found to be 10 raised to power 12. The EMF of the cell, हमें क्या बताना है, सेल का क्या बताना है, EMF बताना है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमारा जो डेल्टा जी नॉट सेल होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है माइनस का 2.303 RT log Kc। ये हमारा किसका एक्सप्रेशन होता है, डेल्टा जी नॉट का एक्सप्रेशन होता है। और ये किसके बराबर होगा, माइनस का 2.303 RT लॉग केसी का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, केसी का वैल्यू 10 रेज टू पावर 12 दिया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 12 इंटू 2.303 इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो जो डेल्टा जी नॉट होगा वो मेरा किसके बराबर होता है, माइनस का एन एफ ई नॉट, एन एफ ई नॉट, ये मेरा क्या होता है, डेल्टा जी का,
हमारा एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो जो मेरा ई नॉट सेल आएगा, ई नॉट सेल किसके बराबर हो जाएगा मेरा, जी नॉट और अपॉन में एन, ये मेरा एन इंटू एफ फेराडे, ठीक है ना। तो जब इसको रखूंगा मैं, तो मैंने अभी अपना डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट किया था, तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू मेरा कितना था, 12 इंटू 2.303 आर टी अपॉन में एन, ये मेरा क्या कहते हैं एन फैक्टर, ठीक है ना। तो यहां से मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि मेरा यहाँ पे एन फैक्टर कितने का है, देखिए +2 का है ना, तो एन फैक्टर मेरा कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये पूरा एक्सप्रेशन, तो ये पूरा एक्सप्रेशन मेरा किसके बराबर होता है, हमने इसको कर रखा है। जब हम इसको सॉल्व करते थे, ये हमारा 0.59/2 आता था, ठीक है, 0.59/2 आता था, ठीक है। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसका ऑलरेडी माइनस एक आगे बाहर लगा रहता है, ठीक है, माइनस का एनएफ, इसीलिए हमारा आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.354 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है ना। बस कैलकुलेशन है, तो इसको हमने, जब हम लोग फेराडे वाला कांस्टेंट यानी 0.059 लिखते थे, तो हम लोग ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करके लिखते थे, तो जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा वही आंसर आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अब बस क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखना हमको। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, अब अगले क्वेश्चन में हमारा ये बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ई नॉट वैल्यूज ऑफ हाफ सेल विच कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ सेल विल रिजल्ट इनटू द लार्जेस्ट पोटेंशियल। तो हमें बताना है कौन से दो सेल का कॉम्बिनेशन हमको लार्जेस्ट पोटेंशियल दे सकता है। वैसे अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन देख करके समझना होता, तो आपको मान लीजिए चार वैल्यूज दी हुई है, और आपको साइन भूल जाइए, 1 मिनट के लिए साइन भूल जाइए, और मैं बोलूं इन चार वैल्यू में से दो वैल्यू को ऐसे प्लस करो कि आपको मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिल जाए। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 1.5 है और यहाँ पे भी 1.5 है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो सबसे ज्यादा नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, और सबसे लार्जेस्ट पोटेंशियल देखने को मिलेगा। तो हमारा 1 और 3 ही आंसर होगा, ठीक है ना। ये तो हमने पहचाना कि हमारा कैसे आएगा। तो हमको तो दिख रहा है ना कि इसकी वैल्यू 1.5 और 1.5 है। साइन को अभी 2 मिनट के लिए साइड करिए, तो वो यहाँ जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 और 3 ही होगा। और हमें पता है कि जब कभी भी कुछ ना मेंशन हो, तो हम लोग उसको क्या मान के चलते हैं, एसआरपी वैल्यू मान के चलते हैं। और जो हमारा ई नॉट सेल होता है वो क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसके बराबर होता है। और जब कैथोड और एनोड भी ना मेंशन हो, कैथोडिक रिएक्शन एनोडिक, तो कम वाले को हम लोग क्या लेते हैं, एनोड लेते हैं, ठीक है, और ज्यादा वाले को क्या लेते हैं, कैथोड। तो माइनस का था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.5 और प्लस का 1.5, तो जब जोड़ देंगे ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर, और वो मैक्सिमम रिजल्ट देगा। तो 1 और 3 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमें मैक्सिमम क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम ईएमएफ हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। 71 वाला देखिए, 71 वाले में हमको क्या बोल रहा है, यूजिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ करंट विच अमंग द सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम डिपॉजिटेड मोर बाई मास ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, कौन ज्यादा डिपॉजिट होगा मास के बराबर। तो हमें पता है फेराडे फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो वेट डिपॉजिट होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू बराबर ZIT होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, जेड को क्या लिख देते हैं, E/F, E/F, फिर I इंटू टी। तो करंट भी सेम है हमारा तीनों में, देखिए तीनों का क्वांटिटी ऑफ करंट हमारा सेम है, टाइम भी सेम है, यानी कि जो वेट है वो हमारा किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। वेट जो होगा इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। और इक्विवेलेंट वेट मेरा क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन में वैलेंसी, ठीक है ना, वैलेंसी, ठीक है। ये मेरा होता है किसी भी एलिमेंट के लिए। और वैलेंसी की बात करें, अगर इक्विवेलेंट वेट मैं किसकी बात करूं, सोडियम की बात करूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। तो तीनों का अगर इक्विवेलेंट वेट देखें तो सोडियम का कितना होता है 23, और चार्ज कितना होता है +1, यानी वैलेंसी उसकी +1 मतलब 1 ही होती है, तो इसका जो आएगा वो 23 आ जाएगा, ठीक है, 23 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं किसकी, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम को 24 और इसकी वैलेंसी +2 यानी 2 आता है इसके ऊपर, तो इसका 12 हो जाएगा। और एल्यूमिनियम की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 27 अपॉन में 3, ये किसके बराबर आएगा, 9 में आएगा। यानी जो मेरा सोडियम है उसका इक्विवेलेंट वेट सबसे ज्यादा आएगा, तो उसका मैक्सिमम वेट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके,
हमारे वेट के, डिपॉजिटेड वेट के बराबर, और बाकी करंट और टाइम तो हमारा सेम है, इसलिए हमारा आंसर जो जाएगा वो सोडियम जाएगा, क्योंकि सोडियम का मैक्सिमम हमको देखने को मिल रहा है 23। 72 वाला देखेंगे। 72 वाले में हमारा क्या बोल रहा है, इन इलेक्ट्रोलिसिस of acidified AgNO3 solution using platinum electrode the anode reaction is, तो एनोड पे हमारी क्या रिएक्शन हो रही है, तो हमारा लिया क्या है, एसिडिफाइड, यानी एक्वस हमारा क्या रहा होगा, AgNO3 रहा होगा, ठीक है ना, एक्वस AgNO3। और हमें पता है जो एनोड होता है, एनोड पे हमारा क्या होता है, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और वहां पे क्या बनता है, एन आयन बनता है, ठीक है। तो हमें एनोड पे हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एनोड पे अगर हम लोग देखें तो एनोड पे हमारा OH माइनस, ठीक है ना, OH माइनस हमारा, क्योंकि हमारा वाटर भी है, तो वाटर है तो हमारा क्या क्या आ सकता है, H प्लस और OH माइनस, ये हो सकता है, या तो हमारा Ag प्लस और NO3 माइनस, इनमें से कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा क्या होता है। तो एनोड की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एट एनोड हमारा क्या हो रहा है, अगर हमारा OH आयन होगा तो OH आयन में हमारा क्या बन रहा होगा, H2O होगा, ऑक्सीजन होगा और 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ सिस्टम हमारा बन रहा होगा, ठीक है, ये हमारा होगा। और यहाँ पे अगर इसको बैलेंस किया जाए तो यहाँ पे 4OH माइनस हो जाएगा, ठीक है, 4OH माइनस हो जाएगा, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, मैं दोनों साइड, अब इस फॉर्मेट में तो मेरी कोई रिएक्शन नहीं दी हुई है, दोनों में हमारा H2O के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो अगर H2O के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, इधर साइड 4H प्लस जोड़ देता हूँ, इधर साइड भी 4H प्लस जोड़ देता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, 4H2O गिव्स मी 2H2O, क्योंकि हमें वो भी तो बैलेंस करना है, एटम भी तो हमारे बैलेंस करना है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लस का O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस, ठीक है। तो एक मेरा ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करता हूं मैं, पूरी रिएक्शन में अब वाटर को क्या कर देता हूँ, काट देता हूँ, वाटर को जब काटूंगा LHS RHS वाले को, तो ये क्या बचेगा, 2H2O विल गिव मी O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस, ठीक है। तो यहां से मुझे ये चीज देखने को मिल रहा है कि जब मेरा NO3 और OH आयन होंगे तो एनायन आता है, और मुझे पता है OH आयन को हम लोग क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए मेरा एनोड पे क्या आएगा, OH आयन आएगा। पर OH आयन के फॉर्म में कोई भी रिएक्शन मेरी नहीं दी हुई है, रिएक्शन मेरी H2O के फॉर्म में दी हुई है, इसलिए मुझे OH आयन में क्या करना पड़ेगा, 4H प्लस जोड़ना पड़ेगा। तो जब मैं 4H प्लस राइट हैंड साइड जोड़ रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड भी जोड़ूंगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, रिएक्शन में जोड़ करके उसके बाद जो, अगर LHS और RHS में दोनों साइड वाटर मॉलिक्यूल है तो एक साइड ले आ लूंगा, कैसे ले आऊंगा, एक साइड वाले को काट करके, तो इस तरीके से मुझे फाइनल जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो वाटर के टर्म में मिल जाएगा, क्योंकि हम प्रायोरिटी देते हैं ना आयंस को, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, ठीक है। तो प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से सबसे पहले हम लोग नीचे वाले जिनका SRP पॉजिटिव होता था उनको देते थे, और OH आयन वगैरह है, तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सीक्वेंस चलता था, ठीक है। तो यहाँ पे OH आयन और NO3 माइनस आयन में हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, OH माइनस को देंगे, ठीक। अब हम लोग देखते हैं 73 वाला क्वेश्चन। 73 वाला जो क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, अ सेल रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस इफ द सेल पोटेंशियल एंड डेल्टा जी रिस्पेक्टिवली। तो हमारा बोल रहा है कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, तो हमें पता है कोई भी रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस हो सकती है जब डेल्टा जी क्या हो, निगेटिव हो। और डेल्टा जी हमने अभी कैलकुलेट किया था कि जो हमारा डेल्टा जी नॉट होता है वो क्या होता है, माइनस का NF ई नॉट सेल होता है। तो अगर मैं चाहता हूं कि डेल्टा जी या जी जो हो वो निगेटिव हो, तो इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो मेरा जो ई सेल होगा या ई नॉट सेल होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा वाला टर्म डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होना चाहिए। ये तो हमको पता है कि कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी हमको निगेटिव चाहिए रहेगा, करेक्ट। अब 72 वाला देखेंगे तो 73 के बाद 72 फिर से 73 74 देखेंगे, ठीक है। 74 वाला जो क्वेश्चन है, 74 वाले में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो बोल रहा है कैथोड इज निगेटिव टर्मिनल इन बोथ गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। फिर हमारा क्या बोल रहा है, फिर हमारा बोल रहा है कि एनोड इज पॉजिटिव इन बोथ गैल्वेनिक, बोथ जहां बोलेगा वहां गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए थर्ड वाले में, कैथोड एंड एनोड, ठीक है ना, एक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, कि दोनों में ही हमें पता है एक साइन चेंज होता है गैल्वेनिक सेल
और हमारा क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, साइन चेंज होता है, ठीक है ना, कैथोड एनोड बन जाता है और एनोड का साइन कैथोड में हो जाता है, ठीक है। तो बोथ बोथ जहां लिखा है वो वाले तो काट दीजिए। अब देखिए कैथोड एंड एनोड आर निगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कैथोड होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारा कैथोड और गैल्वेनिक सेल में एनोड, तो हमें पता रहता है एनोड लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव, ये गैल्वेनिक सेल में लिखते थे ना कि एनोड हमारा निगेटिव होता था और कैथोड हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, वो निगेटिव होता है, यानी ये वाला स्टेटमेंट जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव तो होता ही नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तो जो सी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 75 वाला देखते हैं। 75 वाले में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। तो हमें पता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस हमारा अगर डिपॉजिट करना है तो हमारा क्या चाहिए रहेगा, हमें चाहिए रहेगा चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जो कि 96500 के बराबर होता है ना। तो हमें अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस हमको चाहिए डिपॉजिटेड, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना हमको चाहिए रहेगा, जो कि बराबर होता है किसके, 96500 के, यानी 1 फैरेड। अब 96 वाला देखते हैं। यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 1 कूलम, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमें बताया क्यू बराबर क्या होता है, एनी। तो चार्ज हमें कितना चाहिए, एक कूलम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, तो ई से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 1 अपॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.24 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 77 देखेंगे तो 77 में हमारा क्या बोल रहा है, 77 में हमारा बोल रहा है हाउ मेनी मिनट आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर 3.21 इंटू 10⁻6 कूलम यूजिंग अ करंट ऑफ 500 एम्पियर यूज्ड इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन। हमें क्या पूछा हुआ है कि कितने मिनट लगेंगे, ठीक है ना, इतने चार्ज डिलीवर करने में अगर इतने एम्पियर की करंट दे। तो चार्ज हमारा कितना दिया हुआ है, 3.21 इंटू 10⁻6 कूलम, करंट कितना दिया हुआ है 500 एम्पियर, और हमें पता है Q बराबर क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है, ठीक है। तो चार्ज हमारा कितना दिया है 3.21 इंटू 10⁻6, करंट हमारा 500 एम्पियर दिया हुआ है। तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा, तो टाइम की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, टाइम की वैल्यू आएगी 6420 सेकेंड, ठीक है, 6420 सेकेंड आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 60 सेकंड में मेरा क्या होता है, 60 सेकंड में मेरा 1 मिनट होता है, 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है ना। 60 सेकंड मेरा किसके बराबर होता है, 1 मिनट के बराबर। तो 1 सेकंड किसके बराबर होगा, 1 सेकंड मेरा होगा 1/60 मिनट के बराबर, ठीक है। अब मेरा कितना आया 6420 सेकंड, 6420 सेकंड में मेरा कितना मिनट होगा, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो मिनट में पूछा है, इसलिए मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ा किसमें, मिनट में। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा किसके बराबर आएगा, 107, यानी 107 मिनट, ठीक है। तो मेरा 107 मिनट होगा आंसर। 78 वाला देखते हैं। 78 वाले में मेरा पूछा है हाउ हाउ मेनी मिनट, अगेन हमसे क्या पूछा, मिनट, इट वुड टेक टू प्लेट आउट 5.26 ग्राम ऑफ क्रोमियम फ्रॉम Cr2 SO4 थ्राइस सॉल्यूशन ऑफ करंट इतना, ठीक है। हमारा अगेन क्या पूछा है, मिनट ही पूछा है। तो हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फैराडे लॉ के हिसाब से हमारा W बराबर E अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां से मुझे क्या चाहिए, टाइम की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 96500 इंटू डब्ल्यू अपॉन में E इंटू आई कर देंगे, तो मेरा टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो 96500 और वेट मेरा कितना दिया हुआ है, वेट मेरा दिया हुआ है, ये गिवन वेट मेरा कितना है 5.2, तो 5.2 लिख दीजिए, ठीक है। 5.2 इक्विवेलेंट वेट मेरा कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट मेरा होता कितना है, इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक, जो भी इसका एटॉमिक वेट है, यानी 52 अपॉन में एन फैक्टर। एन फैक्टर मेरा कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका एन फैक्टर मेरा आएगा किसके बराबर, 3 के बराबर आएगा, ठीक है ना। इसका एन फैक्टर किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 17.33, यहां से इसका क्या आ जाएगा, एन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट मेरा आ गया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चार निकाल करके देखिए तो SO4 यहाँ पे
3 माइनस यानी चार्ज कितना आ रहा है 3 माइनस यानी एन फैक्टर मेरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने 3 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट मेरा कितना है 17.33 और करंट की वैल्यू मेरा कितनी दी है 9.65। अब क्या करना है, इसको झेल जाना है। जब इसको झेल जाएंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 300 सेकंड के बराबर आएगा। ठीक है, अब ये किस में आया है सेकंड में, हमारा आंसर किस में पूछा है मिनट में, तो यूनिटरी मेथड लगा दिए। तो 60 सेकंड में मेरा कितना होता है 1 मिनट होता है। ठीक है, तो 1 सेकंड में मेरा कितना होगा 1/60 मिनट। ठीक है, तो 3000 सेकंड में मेरा कितना होगा 3000 सेकंड में मेरा होगा 3000 अपॉन में 60। ठीक है ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा मेरा कितना 50 मिनट के बराबर मेरा आंसर आएगा। ठीक है, अब 79 वाला देखते हैं। 79 वाले में मेरा क्या पूछ रहा है, टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल ऑफ Mn3O4 टू Mn4 2 माइनस इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम में मेरा पूछा है कि टोटल चार्ज कितना रिक्वायर्ड होगा 2 मोल के लिए। ठीक है, तो पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है ना, एसिडिक एल्कलाइन मीडियम में हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमारा है क्या, हमारा है Mn3O4, ये हमारा किस में जा रहा है MnO4 2 माइनस में। तो यहाँ पे इसका अगर मैं निकालू क्या ऑक्सीडेशन स्टेट तो आएगा प्लस का 8/3 और किस में चेंज हो रहा है प्लस के 6 में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ इसको बैलेंस कर लेता हूँ। तो Mn3O4 मेरा किस में जा रहा है MnO4 2 माइनस। तो सबसे पहले एटम बैलेंस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन मेरा इधर कितना है 3 4 4 3 जा 12 12 है और इधर 4 है। तो मैं क्या करूंगा इधर 8H2O जोड़ दूंगा। ठीक है, तो 12 दोनों साइड हो गए। अब क्या करूंगा, अब H प्लस बैलेंस करूंगा। तो H प्लस बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा इधर 16H प्लस जोड़ दूंगा। 16H प्लस जोड़ूंगा, 16H प्लस जोड़ने के बाद अब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करूंगा। तो जब मैं अपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज इधर साइड न्यूट्रल है। तो इधर साइड मेरा कितना चार्ज है 3 2 जा 6 और इधर 16 और 16 और 6 का मेरा ओवरऑल प्लस का 10 चार्ज आ रहा है। तो 10 इलेक्ट्रॉन मुझे जोड़ने पड़ेंगे ताकि मेरा क्या हो जाए चार्ज जीरो हो जाए। ठीक है ना, तो इस तरह से हम अपनी रिएक्शन क्या करेंगे बैलेंस कर लेंगे। और अब मुझे क्या चाहिए एल्कलाइन मीडियम में चाहिए। तो जितने H प्लस है उतने OH में जोड़ लूं। तो यहाँ क्या करूंगा 16 OH माइनस जोड़ लूंगा और इधर जोड़ा है तो इधर भी क्या करूंगा 16 OH माइनस जोड़ूंगा। ठीक है ना, इधर भी मैं क्या करूंगा 16 OH माइनस आयंस जोड़ूंगा और ये 16 H और OH मिलकर के क्या बना देंगे वाटर बना देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 16H2O हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 16H2O हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या आया फाइनल एक्सप्रेशन आया। अब यहाँ 8 है H2O और यहाँ 16 है। तो मैं क्या करूंगा वाटर को बैलेंस आउट करूंगा। तो यहाँ से घटाऊंगा तो यहाँ मेरा कितना बचेगा यहाँ 8H2O बचेगा। ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन में मेरा 8H2O बचेगा। ठीक है, और ये मेरा आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है कि जो 1 मोल Mn3O4 है उसको क्या चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए और मुझसे क्या पूछा है 2 मोल के लिए बताइए। तो 2 मोल Mn3O4 वुड रिक्वायर 20 इलेक्ट्रॉन। 20 इलेक्ट्रॉन बोले तो 20 फेराडे। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे थर्ड ऑप्शन को अपना सिलेक्ट करेंगे। अब 80 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 80 वाले में बोल रहा है a highly concentrated solution of potassium sulfate in water is electrolyzed using inert electrode, the product at cathode and anode। तो हमारा पूछ रहा है कैथोड और एनोड पे हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे और कैथोड पे। ठीक है ना, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है। तो एनोड और कैथोड पे हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ठीक है, तो हमारा पोटेशियम सल्फेट की अगर बात करें तो K2SO4 जो होता है K2SO4 हमारा चेंज होता है K प्लस और SO4 2 माइनस में। ठीक है ना, अगर H2O की बात करते हैं तो H2O का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं 2H2O विल गिव मी O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये लिखते हैं। और H2O का जब हम लोग रिडक्शन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव मी H2 प्लस
2OH माइनस, ये रिडक्शन के लिए लिखते हैं। और मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि मेरा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ H2O इज मोर देन SO4 2 माइनस, ठीक है, ये हमारा होता है। और सिमिलरली अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं, रिडक्शन पोटेंशियल भी जब बात करते हो तो H2O का जो होता है वो ज्यादा होता है किससे, K प्लस से होता है, ठीक है। तो अब मुझे यहां से दिख रहा है, यहां पे मेरा क्या बोल रहा है, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट, यानी ये जो है ये हाईली कंसंट्रेटेड है। अगर ये हाईली कंसंट्रेटेड है तो अब ये क्या करेगा, ये आएगा मेरा एनोड पे, कौन आएगा, SO4 2 माइनस, वरना हमारा कौन आता है, H2O आता है। H2O आना चाहिए था क्योंकि H2O का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, पर चूंकि हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट, तो अब एनोड पे कौन आएगा, अब एनोड पे मेरा कौन आएगा, SO4 2 माइनस। अब मेरा एनोड पे कौन आएगा, एनोड पे मेरा आएगा SO4 2 माइनस, ठीक है। तो एनोड पे मेरा अब आएगा कौन, एनोड पे मेरा आएगा SO4 2 माइनस एंड इट विल चेंज इनटू H2O8 2 माइनस, ठीक है। तो मेरा ये एनोड पे आएगा। और अगर कैथोड की बात करूंगा तो कैथोड पे अगेन मेरा कौन डोमिनेंट रहेगा, कैथोड पे मेरा वाटर ही डोमिनेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर कैथोड पे मेरा ये आएगा यानी इसका रिडक्शन होगा, यानी H2O का अगर रिडक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव मी व्हाट, विल गिव मी H2। तो मेरा क्या आएगा, H2 आएगा, ठीक है, H2 आएगा। तो मेरा रिडक्शन यानी कैथोड पे क्या आएगा, H2 आएगा, और एनोड पे क्या आएगा, H2O8 2 माइनस, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में मेरा क्या दिया है, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर ऑफ Au plus 3 Cu plus 2 Ag plus और Li plus is being electrolyzed using inert electrode, the value of standard reduction potential। तो हमसे क्या पूछा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है। और Ag प्लस का हमारा दिया हुआ है 0.8 वोल्ट, कॉपर प्लस 2 का कितना दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, Au प्लस 3 का हमारा कितना दिया हुआ है 1.50 वोल्ट, और Li प्लस का कितना दिया हुआ है माइनस का 3.03 वोल्ट, ठीक है। ये हमको डेटा गिवन है, ठीक है। विथ इंक्रीजिंग वोल्टेज द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल, किस सीक्वेंस में मेरा मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड पे वो मुझे बताना है। तो जो मेटल होता है, अगर मेटल की मैं बात करूं, चाहे Au प्लस 3 है, चाहे कॉपर प्लस 2 है, चाहे Ag प्लस है, चाहे लिथियम प्लस है, तो मुझे दिख रहा है ना कि लिथियम प्लस क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, लिथियम प्लस तो ऑलरेडी ये एल्कली मेटल है, और एल्कली मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, एल्कली मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना। तो इसकी एफिनिटी नहीं है, इसकी लेस एफिनिटी है, लेस एफिनिटी टू टेक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लेने की एफिनिटी क्या है, थोड़ी सी कम है, यानी ये क्या होगा, मोर इनर्ट होगा, मोर कम, क्या होगा, मोर इनर्ट, ये हमारा ज्यादा इनर्ट होगा, ठीक है ना। अगर ज्यादा इनर्ट है तो ये क्या करेगा, कैथोड पे हमारा कम डिपॉजिट होगा, यानी जो लिथियम प्लस आयन है ये हमारा सबसे कम डिपॉजिट होगा, यानी लिथियम जो होगा वो लीस्ट डिपॉजिट होगा। तो देखिए यही एक ऑप्शन है जिसमें लिथियम क्या है, लीस्ट डिपॉजिट होगा। और हमें पता है इसके, ये हमारे ऊपर रहते हैं, ऊपर वालों की एसआरपी निगेटिव होती है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होते हैं उनकी एसआरपी निगेटिव होती है, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देना, और यहाँ पे वो पॉजिटिव फॉर्म में है तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, उनकी टेंडेंसी है देना, पर वो पॉजिटिव फॉर्म में है तो वो दे नहीं पाएंगे, और आप उनको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो ये हमारा इसकी वजह से क्या होगा, इनके पास टेंडेंसी कम होगी। और वैल्यू के हिसाब से देखिए तो यहाँ पे लिथियम का क्या है, निगेटिव में है, इसलिए हमारा सबसे पीछे ये आएगा। उसके बाद हमारा कॉपर जो होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, ये सब नीचे आते हैं, नीचे आते हैं तो इनका काम होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खा करके डिपॉजिट हो जाना है। इसीलिए जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते थे, गैल्वेनिक सेल वगैरह बनाते थे, तो हमारा क्या होता था, जो भी हमारा इधर कॉपर की रॉड लेते थे, इधर जिंक की रॉड लेते थे, तो कॉपर की रॉड जो होती थी, यहाँ पे जो सॉल्यूशन का +2 वाला कॉपर होता था वो इलेक्ट्रॉन खाने के लिए रॉड पे आता था, जिसकी वजह से जो कैथोडिक साइड की रॉड होती थी वो कुछ टाइम बाद मोटी होने लगती थी, कुछ टाइम बाद मोटी होने लगती थी, ठीक है ना। तो इसीलिए होता था क्योंकि इसका जो एसआरपी वैल्यू होता था वो ज्यादा होता था, इसलिए वो ज्यादा डिपॉजिट होते थे, इसलिए हमारा Au Ag Cu Li ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा।
इलेक्ट्रोलिसिस हमारा किस लिए यूज होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस हमारा इलेक्ट्रोलिफाइनिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग दोनों के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब कि अगर हमारा मान लीजिए कॉपर का रॉड है, उसके ऊपर हम लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर हमारा रस्टिंग वगैरह ये सब ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल उसके ऊपर ला करके प्लेटिंग करा देते हैं, यानी वो मेटल उसके ऊपर आ जाता है। जैसे कॉपर के ऊपर हमने जिंक की कोटिंग कर दी, तो जिंक की कोटिंग की वजह से उसमें रस्टिंग वगैरह ये सब चीजें नहीं होंगी। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, हम लोग को अगर कोई चीज प्योर फॉर्म में चाहिए होता है, जैसे गोल्ड, इतने परसेंट हमको गोल्ड चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के प्रोसेस से एक साइड हम लोग प्योर लगा लेते हैं, एक साइड इम्प्योर लगा लेते हैं, उसके सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो हमें जितना परसेंट गोल्ड चाहिए होता है या प्योर गोल्ड चाहिए होता है वो हमको मिल जाता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं। और दोनों में ही हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब 83 वाला देखिए, तो 83 वाला हमारा क्या दिया हुआ है, 83 वाले में हमारा दिया हुआ है, जब हम लोग दो हाफ सेल को कंबाइन करते हैं, जैसे ई नॉट वन सेल, ई नॉट टू सेल, तो हमारा ई नॉट थ्री सेल आता है। तो ऐसा के लिए हमारा जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, तो हमें पता है कि जो हमारा डेल्टा जी नॉट हम लोग जब लिखते हैं, जैसे डेल्टा डी नॉट थ्री जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा जी जो पहले का होगा प्लस जो हमारा किसका होगा, दूसरे का होगा, और जो डेल्टा जी होता है वो हमारा क्या होता है, एन एफ ई। ठीक है ना, हमें पता है ये थ्री के लिए, थ्री के लिए, ये थ्री के लिए। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एन वन एफ, और ये मेरा ई वन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का एन टू एफ, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, माइनस पूरे रिएक्शन से हटा देता हूँ, एफ एफ पूरे रिएक्शन से काट देता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, एन थ्री ई थ्री, एन वन ई वन प्लस एन टू ई टू नॉट, तीनों में नॉट लगा हुआ है। ठीक है, अगर मुझे क्या चाहिएगा, ई थ्री नॉट चाहिए रहेगा, तो क्या हो जाएगा, एन वन ई वन नॉट प्लस एन टू ई टू नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, एन थ्री। ठीक है, तो मेरा एक्सप्रेशन बी जो होगा वो करेक्ट एक्सप्रेशन होगा। ठीक, अब 84 वाले की अगर बात करेंगे तो बोला है द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का काम होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना, यानी जो दोनों साइड जो आयंस हैं उनकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें KCl KNO3 ये सारी चीजें भरते हैं, ताकि हमारा जो न्यूट्रलिटी है वो हमारा मेंटेन रहे। तो यहाँ जो हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज का काम होता है कि दोनों साइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखे। ठीक है ना, तो पहला वाला स्टेटमेंट जो होगा वो मेरा सही हो जाएगा, बाकी सारी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना, इंक्रीज इन द सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल से उससे कोई मतलब नहीं होता है, डिक्रीज इन सेल पोटेंशियल उससे भी कोई मतलब नहीं होता है, एलिमिनेट द इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी से भी उसका कुछ लेना देना नहीं होता है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 85 की बात करें तो 85 वाला हमारा क्या हो जाएगा, 85 का हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, 85 का ऑप्शन हमारा जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि सॉल्ट ब्रिज में कंटेन, सॉल्ट ब्रिज में हमारा क्या होता है, हमारा KCl हो सकता है, हमें पता है KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, NH4NO3 हो सकता है, और साथ में अगार, अगार हम लोग यूज करते हैं जो कि हमारा एल्गी से मिलता है। ठीक है ना, तो हमें पता है कि सॉल्ट ब्रिज में हम लोग ऐसे आयंस लेते हैं जिनकी मोबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर होती है, तो KCl KNO3 NH4NO3 ये सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, सॉल्ट ब्रिज में 86 वाला देखेंगे तो हमारा नेचर ऑफ कर्व पूछा है कि ई नॉट सेल और लॉग केसी, इसके बीच में हमारा नेचर ऑफ कर्व कैसा आता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ कर्व जब हम लोग देखेंगे तो ई नॉट सेल हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग केसी। तो अगर जब इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये वाई एक्सिस पे हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, mx। तो एक्स एक्सिस पे इसको दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पे इसको दिखा रहे हैं, तो मेरा क्या बनेगा, ग्राफ जो बनेगा वो मेरा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है ना, देखिए y इक्वल टू एम एक्स का हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है, तो y इक्वल टू एम एक्स का मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, 86 हो गया। अब 87 का हमारा देखिए, 87 में हमारा क्या दिया हुआ है, करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन पूछा है। तो हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो वैसे देखिए रिएक्टेंट साइड में मेरा Ag आना चाहिए और कॉपर +2 के फॉर्म में आना चाहिए। तो देखिए Ag है, कॉपर के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यानी ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कॉपर के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, Ag के ऊपर किया है, ये वाली भी रिएक्शन नहीं हो सकती। यहाँ देखिए कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज है पर Ag के ऊपर भी प्लस चार्ज कर दिया है, तो ये रिएक्शन भी नहीं हो सकती है। तो मेरा सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट जाएगा। हम लोग डायरेक्ट ही देख के कर सकते थे इसको,
वरना अगर आपको करना है तो सबसे पहले कॉपर देखिए, रिएक्टेंट की साइड है कॉपर +2 और प्रोडक्ट साइड में क्या है कॉपर, तो कॉपर हो गया। अब Ag क्या है, Ag का यहाँ देखिए एक Ag जो है रिएक्टेंट साइड में वो 1 है और दूसरे साइड प्लस का 1 है। तो मुझे पता है चार्जेस मेरे बैलेंस होने चाहिए, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Ag को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मेरा क्या होगा चार्ज बैलेंस होगा। तो कॉपर पे भी +2 आएगा और मेरा सिल्वर Ag पे भी क्या हो जाएगा +2 आएगा। तो दोनों साइड चार्ज बराबर होना चाहिए, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। वरना हमारी ट्रिक के हिसाब से देखते तो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में Ag के ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए और कॉपर के ऊपर चार्ज होना चाहिए, तो उससे ही हमारा आंसर आ जा रहा था। तो 87 का मेरा ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है, 88 की बात करेंगे तो 88 में बोल रहा है जिंक कैन डिस्प्लेस। तो जिंक कैन डिस्प्लेस, जिंक किसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हाइड्रोजन तक होती है, हाइड्रोजन के नीचे, तो जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं वो नीचे वाले को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो जिंक जो होता है वो ऊपर आता है और कॉपर जो होता है Cu, Ag, Hg ये सब हमारे नीचे आते हैं। तो ये जो नीचे आते हैं तो ऊपर जो होता है वो जिंक होता है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। और बाकी मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम ये सब एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ये हमारा ऊपर के साइड आते हैं, यानी जिंक के ऊपर रहते हैं। इस वजह से ये ऊपर वाले जो, ये जिंक जो रहेगा ऊपर वालों को कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकता, अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है ना, तो 88 का मेरा क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। ठीक, उसके बाद बोल रहा है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होता है वो हमारा होता है किसके मूवमेंट की वजह से, आयंस की मूवमेंट की वजह से, क्योंकि हमारा क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आयंस होते हैं, और जब वो आयंस मूव करते हैं तो उस आयन की मूवमेंट की वजह से मेरा क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से होता है। ठीक है, अब हमारा दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। तो हमें पता है जो हमारा कप्पा होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, G लिखते हैं, और ये G क्या होता है, सेल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है L/A, ये होता है हमारा। ठीक है, तो कप्पा बराबर मेरा क्या होता है G इंटू L/A, ये होता है ना। तो मेरा G के टर्म में देना है, तो क्या करूंगा, कप्पा और यहाँ A ले जाऊंगा और नीचे A ये ले आ दूंगा L, तो यहां से मेरा G का वैल्यू क्या आ जाएगा, KA/L। तो KA/L यानी मेरा जो ऑप्शन होगा वो बी वाला जो होगा वो करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया 90 वाला। ठीक है, अब बात करते हैं 91 की। तो 91 में हमारा क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो X क्या है हमारा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, और Y क्या है, मोलैरिटी है। ठीक है ना, तो हमारा क्या पूछा है, रिलेशन पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो हमें पता है कि हमारा जो रिलेशन आता है वो रिलेशन क्या होता है, वो होता है लैम्डा m, जो होता है वो क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 में m। तो ये क्या होता है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनवर्स होता है। तो मैं यहाँ कप्पा की जगह लिख सकता हूँ 1/ρ इंटू 1000 में मोलैरिटी। तो 1/ρ स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू मुझे कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो 1/x इंटू 1000 मोलैरिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है, y दी हुई है। तो मेरा जो एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आएगा, 1/x इंटू 1000 y। ठीक है, यानी मेरा ये हो जाएगा एक्सप्रेशन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, नंबर 92 में हमारा बोल रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी के टर्म में बताना है, और ये हमारा किसमें, डेसीमीटर क्यूब में। तो हमको पता है नॉर्मेलिटी के टर्म में जब हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कप्पा इंटू 1000/n। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है किसका, हमारा लैम्डा m का हमारा फॉर्मूला आ जाता है, कप्पा इंटू 1000/n। ठीक है, 93 वाला क्वेश्चन देखेंगे। 93 वाले क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इन, तो रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया है, 300 ओम दिया है। ठीक है, कंडक्टिविटी हमारा कितना दिया है, 0.013 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और हमारा वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट पूछा है। तो हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इक्वल टू जी स्टार। ठीक है ना, जिसमें से जी स्टार सेल कांस्टेंट होता है, और कप्पा की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, कंडक्टिविटी हमारा दिया हुआ है 0.013, और ये क्या होता है, ये कंडक्टेंस होता है, एंड कंडक्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/r भी लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस।
ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, सेल कांस्टेंट यानी जी स्टार। हमसे क्या पूछा है, सेल कांस्टेंट यानी हमारा जी स्टार पूछा हुआ है। तो इसका वैल्यू 0.013 है और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 1/300। और ये कितना है, जी स्टार। ठीक है। तो अब यहाँ से जी स्टार का वैल्यू कितना आएगा, जी स्टार का वैल्यू आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.3 इंटू 3 के बराबर आ जाएगा, यानी 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 94 का हमारा क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Fe2SO4 थ्राइस इज रिलेटेड टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्सप्रेशन। तो हमें पता है जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में एन फैक्टर। तो यहाँ पे एन फैक्टर हमारा किसका देखना था, इसका देखना था। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Fe+3, ठीक है ना, 2Fe+3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर इसको अगर SO4 के तो 3SO4 2 माइनस इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमारा एन फैक्टर कितना आ जाएगा, तो एन फैक्टर हमारा आ जाएगा कितना, लैम्डा एम अपॉन में एक के ऊपर देखते हैं तो 3 2 मेरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एन फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, 6। तो लैम्डा एम अपॉन 6 हो जाएगा हमारा क्या, एक्सप्रेशन। ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन 96 नंबर, ठीक है। 95 वाला क्वेश्चन हमको देखना है। 95 वाला क्वेश्चन हमको, एक मिनट, ठीक है। तो 95 वाला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो जो 95 वाला क्वेश्चन है हमारा, 95 वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 95 वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट। तो जो हमारे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या होता है, वो ऑलरेडी हमारे आयंस में टूटे हुए रहते हैं। यानी उनमें क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं, नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो तो हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। नंबर ऑफ आयंस आर कांस्टेंट। उसमें अब उससे ज्यादा हमारे नहीं टूटेंगे, जितने उसमें टूटने थे, जितने हमारे आयंस बनने थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, वो क्या होता है, वो टूट जाते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद जब हम लोग डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने की वजह से क्या होगा, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे। तो अगर बात करी जाए कि पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस जो होंगे वो डिक्रीज करेंगे। मतलब पहले मान के चलो यूनिट वॉल्यूम में हमारे इतने, मान के चलिए 2 आयंस थे, अब हमने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो जब वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो अब मेरे क्या होंगे, यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम हो जाएंगे। ठीक है ना। पहले मान के चलिए ये हमारे 4 आयंस थे, अब मेरे क्या हो गए, अब एक यूनिट वॉल्यूम की बात करूं, यानी एक बॉक्स की बात करूं, तो इसमें एक ही आयन आ रहा है। यानी यूनिट वॉल्यूम में क्या हुआ, यूनिट वॉल्यूम में मेरे क्या हुए, आयंस क्या हुए, वो कम हो गए। ठीक है ना। इसलिए मेरा क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और उसमें हम लोग डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन के साथ क्या होगा, डाइल्यूशन के साथ उसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी घट जाएगी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस मेरे क्या होंगे, घट जाएंगे इस वजह से। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 96 नंबर क्वेश्चन। तो 96 नंबर क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ है, 96 नंबर वाले क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि अमोनियम पर क्लोरेट NH4Cl4 is used as solid fuel in rocket booster on space shuttle is prepared from sodium perchlorate NaClO4 which is produced commercially by electrolysis of hot stirred solution of sodium chloride. How many Faraday are required to produce 1 kg of sodium परक्लोरेट। तो कितने फैराडे हमारे रिक्वायर्ड होंगे सोडियम परक्लोरेट बनाने के लिए। तो हमारा सोडियम परक्लोरेट में अगर देखा जाए ये वाली रिएक्शन, तो NaCl plus 4H2O will give me what, सोडियम परक्लोरेट NaClO4 प्लस 4H2। अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो सोडियम +1, क्लोरीन -1, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में है, ऑक्सीजन -2 में, ये +1 में है सोडियम, क्लोरीन +7 में, और ये -8 में, और H2 हमारा 0 में। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में हमारा क्या हो रहा है, क्लोरीन में ही सबसे ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। -1 से किस में जा रहा है, +7 में जा रहा है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन का हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन का हमारा चेंज आ रहा है। तो यहां से हमें यह देखने को मिल रहा है कि 1 मोल ऑफ NaClO4 नीड्स 8 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, 8 मोल इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल NaCl का मास की अगर बात करें तो कितना होता है,
122.4 ग्राम, तो मुझे दिख रहा है 122.4 ग्राम 8 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हम लोग फेराडे बोलते हैं, तो 8 मोल इलेक्ट्रॉन को 8 फेराडे बोलेंगे, ठीक है। तो 122.4 ग्राम विल रिक्वायर्ड 8 फेराडे। तो 1 ग्राम मेरा कितना रिक्वायर करेगा, तो 1 ग्राम जो होगा वो मेरा रिक्वायर करेगा 8 अपॉन 122.4, ठीक है। अब मुझे 1 ग्राम के लिए निकालना है कि 1 केजी के लिए निकालना है? 1 केजी का चाहिए, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम के लिए मुझे चाहिए। 1000 ग्राम के लिए निकालूंगा तो 8 अपॉन 122.4 इंटू 1000 कर दूंगा, तो यहां से मेरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी लगभग 65.3 फैरेड। 65.3 फैरेड मेरा आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। 65.3। अब देखें, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। व्हेन अ मोल्टेन लिथियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, lithium metal is found at cathode. If current efficiency is 75%, then how many gram of lithium liberated when 1930 coulomb of charge pass through the cell? तो हमारा इतने कूलम अगर चार्ज पास होगा तो हमारा कितना ग्राम लिथियम डिपॉजिट होगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि जो लिथियम क्लोराइड है वो क्या बनाएगा, लिथियम प्लस और क्लोराइड माइनस बना रहा होगा। तो यहां से मुझे ये दिख रहा है कि जो लिथियम प्लस होगा वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिथियम में कन्वर्ट हो जाएगा ना। एक इलेक्ट्रॉन बोले तो 1 फेराडे का मेरा चेंज आ रहा होगा। 1 फेराडे का मतलब, और यहाँ पे मास कितना होगा, 7 ग्राम का होगा, करेक्ट। 1 फेराडे का मतलब 96500 वुड फॉर्म हाउ मेनी ग्राम ऑफ लिथियम, 7 ग्राम ऑफ लिथियम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि एक के लिए अगर मुझे चाहिएगा, ठीक है ना, 96500, ठीक है ना, ये हमारे एक मोल की बात होती है। तो अगर एक की बात करूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 7 अपॉन में 96500 कर दूंगा। अब अगर चार्ज की एफिशिएंसी देखी जाए तो चार्ज की एफिशिएंसी कितनी दे रखी थी, 75%। तो 75% ऑफ 1930 कुलाम चार्ज कितना हो जाएगा, 75%, यानी 75 अपॉन में 100, यानी जो मेरा चार्ज आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा मेरा 1447.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 19.3 इंटू 7.5, जिसको सॉल्व करने पे 1447.5 मेरा आएगा, ठीक है। तो यहां से चार्ज आ गया, ठीक है। तो अब मुझे दिख रहा है कि मेरा कितना, एक चार्ज के लिए मेरा 7/9500 आ रहा था, तो मुझे कितने के लिए चाहिए, 1447। तो 1447 के लिए अगर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसी को फर्दर कर रहा हूं, तो मुझे कितने के लिए चाहिए, 1447.5। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 7/9500 मल्टीप्लाई बाई 1447.5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर जो होगा, मेरा आंसर आएगा लगभग, मेरा आंसर आएगा 0.105, 0.105, यानी आंसर नंबर ए चला जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर ए कौन सा होगा, ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। फिर हम लोग देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 90 हमारा दिया हुआ है यहाँ 98 नंबर क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ सब मेटल इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, और बोला हुआ व्हाट विल हैपन इफ कॉपर स्पून इज यूज्ड टू स्टर द सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट। तो एल्युमिनियम नाइट्रेट का जब हम लोग सॉल्यूशन स्टर करेंगे तो यहाँ देखिए एल्युमिनियम और कॉपर की पोजीशन देखें तो एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। एल्युमिनियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन कंपेयर टू कॉपर, ठीक है ना, जिससे हमारा क्या होगा, इसको ज्यादा रिएक्टिव बना रहा है। और ये क्या करेगा, ये हमारा एबल होगा टू रिप्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब 99 वाली क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 वाले क्वेश्चन में बोल रहा है अ कंसंट्रेशन सेल ऑफ सेम रिएजेंट आर प्रेजेंट इन बोथ एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड बट डिफरेंट, बट एट डिफरेंट 0.1 कंसंट्रेशन होना चाहिए, 0.1 इन ईच अदर इफ क्रोमियम इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन बोथ। तो अगर दोनों में क्रोमियम इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है तो क्या होगा, तो क्रोम यहाँ पे क्या होगा, क्रोमियम सॉलिड से किस में जा रहा होगा, क्रोमियम +3 में जा रहा होगा, ठीक है ना।
फिर हमारा क्रोमियम प्लस 3 जो होगा वो क्या बना रहा होगा, क्योंकि एनोड और कैथोड दोनों ही किसके बने हुए हैं, क्रोमियम के ही बने हुए हैं। ठीक है, सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ दोनों उसके बने हुए हैं, तो एनोड और कैथोड की अगर रिएक्शन लिखूं तो एनोड पे क्या होगा, कॉपर सॉलिड जो होगा, कॉपर सॉलिड मेरा क्या कर रहा होगा, Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा होगा और 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लूज कर रहा होगा। और अगर कैथोड की बात करूं तो कैथोड पे क्रोमियम+3 जो होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के मेरा क्रोमियम सॉलिड बना रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ कि क्रोमियम सॉलिड प्लस chromium+3 will give me chromium+3 and chromium solid। ठीक है, अब यहां से अगर मुझे Q लिखना हो तो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट या फिर एनोडिक अपॉन में कैथोडिक, तो Cr+3 ऑफ एनोडिक अपॉन में Cr+3 ऑफ कैथोड। जब इसको लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में 0.04, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 0.04 हो गया। ठीक है ना, अब मुझे पता है मेरा जो ई नॉट सेल होता है, ठीक है ना, ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल होता है मेरा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये होता है ना। तो पर यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है कि जो मेरा एनोड है और या फिर कैथोड है, एनोड और कैथोड जो है मेरे वो सेम बने हुए हैं, सेम मेटल से मेरा एनोड भी बना हुआ है, कैथोड से भी बना हुआ है, इसलिए जो ई नॉट सेल जो आएगा मेरा, ई नॉट सेल मेरा किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। ई नॉट सेल मेरा किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। तो जो मेरा ई सेल होगा, ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल होता है मेरा ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन में एन फैक्टर इंटू लॉग क्यू। ठीक है ना, अब ये मेरा जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम मेटल से बना हुआ है, तो जो मेरा ई सेल होगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस का 0.059 माइनस का 0.059 अपॉन में मेरा इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा था, 3, तो एन फैक्टर मेरा 3 लिखा जाएगा। और लॉग में 1 अपॉन में 0.04, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 0.059 अपॉन में 3 इंटू लॉग में 25। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करूंगा log 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 सामने आ जाएगा, तो जब ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो मुझे आंसर देखने को मिलेगा 0.028 वोल्ट, किसका, माइनस का। ठीक है ना, तो ये मुझे आंसर मेरा ई सेल का वैल्यू इतना आएगा। ठीक है ना, log 25 को मैं क्या लिखूंगा, 5 का 2 सामने आ जाएगा, log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.69, तो 0.69 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.59 अपॉन 3, तो बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो मेरा आंसर जो होगा वो आ जाएगा 0.028 वोल्ट, इसका निगेटिव का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 में हमारा पूछा है, बाई हाउ मच ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ Cr2O7 2 minus to Cr+3 coupled decreases if H plus concentration is decreased from 1 molar to 10 raised to power -3 मोलर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे दिख रहा है Cr2O7 2 प्लस, ये मेरा किस में जा रहा है, ये मेरा जा रहा है Cr+3 में जा रहा है। तो पहले मैं क्या करूं, अपने ऑक्सीजन एटम बैलेंस कर लूं, तो 7H2O जोड़ूंगा और इधर साइड क्या करूंगा, हाइड्रोजन बैलेंस करूंगा तो 14H+ जोड़ूंगा। फिर मेरे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करूंगा तो इधर +3 है और इधर कितना है, 14+2, तो इधर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 6 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ू तो मेरे दोनों साइड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ क्रोमियम कितने पे है, +6 में है और यहाँ +3 में है। तो अगर चेंज निकालना चाहूं तो कैसे आएगा, चेंज मेरा हो जाएगा, कितने का चेंज है, 3 का चेंज, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2, तो एन फैक्टर मेरा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और मुझे पता है जो मेरा रिडक्शन के लिए अगर मैं लिखता हूं ई सेल, तो ई रिडक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग क्यू, ये लिख सकता हूं। ठीक है ना, फिर ई रिडक्शन बराबर ई नॉट माइनस का 0.059 अपॉन कितना है मेरा एन फैक्टर, 6 निकाला ना हमने, 6 रख देंगे। फिर लॉग प्रोडक्ट में मेरा क्या है, प्रोडक्ट में मेरा अब यहाँ एटम बैलेंस करने पड़ेंगे, यहाँ Cr था, Cr पहले एटम ही बैलेंस करना चाहिए था। ठीक है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा Cr+3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो पावर में जाता है, और फिर क्या होता है Cr2O7 2 माइनस, और फिर क्या है मेरा H+ की पावर 14,
करेक्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है इफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज डिक्रीज, तो हमें क्या है, सिर्फ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन से मतलब होना चाहिए, बाकी किसी की कंसंट्रेशन से मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो बाकी सबको क्या करो, हटा दो, इन दोनों को हटा दो, तो मेरा ओवरऑल जो रिडक्शन के लिए मेरा आएगा वो क्या आएगा, ई नॉट आरपी माइनस का 0.059 अपॉन में 6 लॉग ऑफ H प्लस की पावर व्हाट -14, ये मुझे देखने को मिलेगा मेरा एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो अगर ये मेरा एक्सप्रेशन आ रहा है, एक मिनट मैं अपने पेजेस जोड़ लूं। चलिए देखते हैं हम लोग, इसके आगे हमारा क्या लिखा हुआ था कि हमारा जो ई आर पी आ रहा था, तो जो हमारा ई रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा था वो क्या आ रहा था, वो आ रहा था ई नॉट आर पी माइनस का 0.059 अपॉन में 6 इंटू लॉग ऑफ एच प्लस -14, ठीक है। अब यहाँ केस फर्स्ट ले ले, अगर फर्स्ट केस की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट केस की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई आर पी बराबर ई नॉट आर पी। अब यहाँ 10⁻⁻14 सामने आएगा, ठीक है ना, ये सामने आएगा तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 0.059 अपॉन 6 इंटू 14, और लॉग में क्या हो जाएगा, लॉग में H प्लस हो जाएगा। तो पहले अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हम लोग 1 रख देते हैं, तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, log 1 की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 0। तो ये पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैंने कंसंट्रेशन कितनी रखी, 1, तो अगर कंसंट्रेशन 1 रखूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, log का 1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन कितना लेकर के चलना है, 1 लेकर के चलना है। तो हमारा रिडक्शन के लिए जब हम लोग लिख रहे हैं तो ई आर पी हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ई नॉट आर पी के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब केस 2 लेकर के चलते हैं, अगर केस 2 की बात करते हैं, जब हमारा कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3, तो ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आर पी प्लस 0.059 अपॉन 6 इंटू 14, और लॉग में क्या हो जाएगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो कितना है 10⁻⁻3। अब 10⁻⁻3 लिखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आर पी, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, जब ये पावर आएगी सामने तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आता, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता, तो माइनस का 0.059 अपॉन 6 इंटू 14 इंटू 3, ठीक है ना, क्योंकि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि जो मेरा ई आर पी आ रहा है वो कितना आ रहा है, ई नॉट आर पी माइनस का 0.0414, ठीक है ना, ये मेरा सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखो तो क्या करना पड़ रहा है, सेकंड इक्वेशन मेरा कितना कम है, सेकंड इक्वेशन 0.0414 मेरा क्या है, इतने वोल्ट डिक्रीज हुआ है, इसीलिए मेरा जो आंसर जाएगा वो कितने से डिक्रीज होगा, 0.414 वोल्ट से, 0.414 वोल्ट से मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये था हमारा सॉल्यूशन केमिस्ट्री का।